तो अभी शुरू करते हैं क्लास। स्क्रीन दिख रहा है भैया? स्क्रीन विजिबल है? अच्छा। अब देखो, जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस टॉपिक में, अपने हिसाब से सभी चीज़ों को 360 डिग्री शामिल किया है। रजत ने जो बनाया था उसके अलावा मैंने वैल्यू एडिशन किया है, रिव्यू किया है, कुछ कुछ विजुअल्स एआई की सहायता से जनरेट किया है, जिसका कुछ मैंने आज चैनल पे भी शेयर किया था। इसके अलावा भी अगर कुछ लगता है रह गया है या और बताना चाहिए, कोई भी व्यक्ति मुझे कभी भी मैसेज कर सकता है, नोट करके मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। महान से महान लेखक भी, महान से महान किताबें भी, कुछ ना कुछ अगर रह जाता है तो बाद में वो जोड़ देते हैं अपेंडिक्स में, तो आप बता दीजिएगा। एकमात्र सवाल इस पर आया है, एकमात्र साल जो परीक्षा हुआ है इस टॉपिक पर नए सिलेबस के हिसाब से, और वो था एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वन्यजीव अभयारण्यों के पारिस्थितिकी महत्व की व्याख्या करें। ईमानदारी से कहूँ तो जिस तरीके का प्रश्न हम लोग फ्रेम कर रहे हैं एप्लीकेशन वेस्ट, ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान नहीं था, ये क्वेश्चन टफ था। तराई में अगर वन्यजीव अभयारण्य की बात करेगा तो सोहेलवा वगैरह, फिर उधर लखीमपुर की तरफ, फिर दुधा नेशनल पार्क, सबको पता है। लेकिन अगर पूछ ले उसका महत्व क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है तराई के क्षेत्र में स्पेसिफिकली, तो आपके ब्रेन पे, आपके दिमाग पे जोर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बेहतर होगा इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले हो जाए। आज क्या करेंगे, आज एक जो मॉडल आंसर है लास्ट में जो हम लाइव आंसर राइटिंग करते हैं, उसकी चर्चा जब हम करेंगे, ये भी चर्चा कर लेंगे क्लब करके, लेकिन उसके पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगली बार वो पूछ सकता है यूपी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रामसर साइट। इस बार जो अग्नि परीक्षा का टेस्ट है, उस अग्नि परीक्षा के टेस्ट में मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम करवाया है, वो फ्रेम कराया है कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स की संख्या के मामले में सेकंड स्थान पर है, पहला तमिलनाडु है, दूसरा यूपी। बरोबर है ना डेटा? तो इतने ज़्यादा रामसर साइट है, तो उत्तर प्रदेश में जो वाटर इकोसिस्टम है, जो रिवराइन इकोसिस्टम है, जो जल जीवन है, उसमें इसका क्या महत्व है, तो लगभग इसी लाइन पे वो सवाल फ्रेम किया गया है। ठीक है, अंत में क्वेश्चन पे रिसर्च ज़्यादा होना चाहिए, आंसर तो कहीं से भी मिलता है। हम पढ़ने के वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो पूछ ही लिया, एकमात्र नेशनल पार्क है, एक ही बच्चा है, एक ही चाइल्ड है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ेंगे, आई थिंक 26 है, देख लेना कितना है। डिफरेंस क्या है इनमें ये पढ़ेंगे, साथ में जो छूट गया था इनसे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, नेशनल पार्क देखेंगे उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे सारे, ताकि किसी स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कभी अगर 100 में एक बार कहीं सवाल पूछ भी ले तो भाई आपको पता होना चाहिए क्या महत्व है इन सब का। अलग अलग जोन में देख लेंगे, महत्व पता रहेगा तो किसी भी एरिया के बारे में पूछ ले आप कर पाओगे। चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या सुधार के उपाय किए गए हैं, क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए मित्र, उस पर भी सवाल बनना चाहिए। अचीवमेंट, चैलेंजेस, रामसर साइट भी कवर किया है, ताकि सेकंड पोजीशन है, हालांकि तमिलनाडु के साथ ठीक ठाक गया पे तो फर्स्ट तो भी नहीं बन पाएगा, बट जीआई टैग पे फर्स्ट हो गया है यूपी काफ़ी समय से, तो उस पर भी सवाल बन सकता है, उधर देखेंगे। वैलिडेशन, इंट्रो कंक्लूजन, कीवर्ड कमेटी, केस स्टडी, मॉडल आंसर, ये सब है। आइए शुरू करते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैसे तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको 360 डिग्री पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझ लो मित्र कि नेशनल पार्क की क्यों स्थापना की गई। आज जब मैं वैल्यूडेशन कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि पूरी दुनिया में नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें भारत ने बहुत पहले से ही प्रयास करने शुरू कर दिए थे। 19वीं सेंचुरी से ही इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई थी भारत में। ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था, और इसीलिए उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कर दी थी। भारत का शायद पहला ही है। तब दुनिया में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है यूनेस्को का, उसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी। तो इससे एक चीज़ तो पता है कि भारत, अच्छा ये भी छोड़ दो, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, वैदिक काल से ही हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग रहे, तो सहअस्तित्व और साहचर्य भाव से जीना तो हमें आता ही है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है, आधुनिक कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे, ये सिलेबस में नहीं पूछेगा, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी कोई गया होगा, स्पेशली अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर में, मिजोरम में भी, तो वहाँ क्या है, सैक्रेड ग्रोव्स होते हैं, और वो भी कंजर्व एरिया कहलाते हैं। और वहाँ होता क्या है कि उनके पूर्वज वहाँ मृत्यु हुई होगी, वहाँ रह रहे होंगे, तो जहाँ वहाँ पे जंगल आ गए तो उनके लिए पवित्र भूमि, वहाँ जाके वो पूजा करते हैं और उसकी रखवाली करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। उस सैक्रेड ग्रोव में जाने के लिए बहुत परमिशन लगती है, पास लगती हैं लोकल जो बॉडीज हैं उनकी। कुछ कुछ जगहों पे तो आप जा ही नहीं सकते। तो सैक्रेड ग्रोव भी एक प्रकार के कंजर्वेशन मेथड है,
जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है। तो भारत ऐसा भूमि है, ऐसा देश है जहाँ पे कंजर्वेशन के एफर्ट्स चाहे धार्मिक वजहों से हो, चाहे प्राकृतिक वजहों से हो, अगर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कहीं ऐसे में पूछ लिया तो, चाहे फिर कानून के तरीके से हो या ग्लोबल एफर्ट्स में कॉपरेशन करना हो, भारत में पुराना है। नेशनल पार्क क्या होता है अगर टू द पॉइंट बात करें तो? नेशनल पार्क कुछ नहीं है, जो वाइल्ड लाइफ है और उनका जो हैबिटाट है। एक सवाल यूपीएससी ने पूछा था, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए या जो भी फ्लोरा फोना है उनको कंजर्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? 50 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है जो सबसे पहले चुनना चाहिए, वो है क्या? उनका हैबिटाट। जो व्यक्ति बेघर हो गया उसके लिए बहुत मुश्किल होती, तो हैबिटाट बहुत जरूरी है। तो इन सभी नेशनल पार्क हो या जो कुछ भी हो, उन सबका जो प्राइमरी उद्देश्य होता है वो इन वाइल्ड लाइफ के हैबिटाट को, आवासों को कैसे संरक्षित किया जाए, जिसकी वजह से इनका, जैसे धर्मो रक्षित रक्षिता होता है ना, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी भी रक्षा हो ही जाती है, ऐसे ही जो हैबिटाट की रक्षा कर लोगे तो वन्य जीवों की रक्षा अपने आप हो जाएगी, आवास रक्षित रक्षिता हो जाएगा। ठीक, ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं? ये भी वन्य जीवों को, उनके हैबिटाट को सुरक्षा देते हैं। बस फर्क क्या है कि वो नेशनल पार्क की तरह से उतना सख्ती से उनका विनियमन या रेगुलेशन नहीं होता है। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है, क्या होता है कि भाई मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाते हैं, नेशनल पार्क भी आ जाते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, सबको समेट लेता है एक साथ। वो भी पढ़ेंगे क्या होता है, आइए देखते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, रजत ने मुझे सिखाया है एआई की मदद से कैसे डायग्राम बनाने, तो मैंने आज उसका जम के प्रयोग किया है। ठीक है, ये बात अलग है, कमांड ठीक से देना पड़ता है, लिखना पड़ता है उसमें। नेशनल पार्क की ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज, अब एंडेंजर्ड स्पीसीज दो तरीके से होंगे, एक तो वो है जो भारत सरकार मानती है और एक वो है जो IUCN मानता है। भारत सरकार जो मानती है 72 में, 1972 में या बाद में 86 में के कानून के हिसाब से जिसको मानती है। अदरवाइज IUCN एक रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। उस रेड डेटा बुक में अलग अलग कैटेगरीज है, जिसको कहते हैं वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट, ये कैटेगरीज होती हैं। और एक होता है थ्रेटेंड वाला छोड़ दो, उसमें दिक्कत नहीं, नियरली थ्रेटेंड भी छोड़ दो। वल्नरेबल मतलब जो ठीक ठाक हैं, बची हुई संख्या काफ़ी है लेकिन उनकी आबादी को खतरा है। जैसे कौन से जानवर हो गए? ऑलिव रिडले टर्टल हो गया। अगर आप फोटो देखेंगे ना मित्र, तो ऑलिव रिडले टर्टल समंदर में जम के दिखते हैं, टीवी वगैरह में देखोगे तो वो लाखों की संख्या में दिखते हैं। लेकिन अगर उनके आवास को, अगर उनके हैबिटाट को जरा सा भी खतरा हो, जरा भी दिक्कत हो, तो क्या होगा पता है? सब एक ही झटके में क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए ऑलिव रिडले टर्टल क्या होते हैं, ये दिख रहा होगा आपको। ये ऑलिव रिडले टर्टल जो है, इतने सारे दिख रहे हैं, नेस्टिंग करने, बच्चे पैदा करने इस साइड पे आए हैं, गाहिर माथा बीच वगैरह पे काफ़ी दिखते हैं। लेकिन अगर जरा भी इनको खतरा आया तो विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए इनको वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा। कुछ एंडेंजर्ड हैं, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड है मतलब उनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि 50 से कम हो। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं याद, लेकिन शायद 50 या उसके आसपास, उसमें शायद कुछ ईरानी चीता वगैरह आते हैं। एक्सटेंड एंड वाइल्ड मतलब जंगल में खत्म हो चुके हैं लेकिन चिड़ियाघर वगैरह में भी बचे हुए हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनवायरमेंट पढ़ाने का समय नहीं है अभी, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पता थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में कुछ पूछ ले लिंक करके कि किस तरीके से इनका कंजर्वेशन हो रहा है नेशनल पार्क में। एक्सटेंड एंड वाइल्ड टर्म्स तो पता ही होनी चाहिए, यानी जंगल में खत्म हो चुके हैं लेकिन बची हुई हैं जू में, चिड़ियाघर में, XC2 कंजर्वेशन वगैरह के लिए। XC2 और INC2 में अंतर ये होता है, XC2 मतलब होता है जब किसी भी प्लांट को या जानवर को सेफ्टी देने के लिए, कंजर्व करने के लिए बाहर लेके जाओ कहीं पे, जैसे जू वगैरह में, वहाँ उनको सुरक्षा प्रदान करो, उनकी ब्रीडिंग कराओ। जैसे चीता को भारत में नामी भी वैसे लाया गया, जैसे लखनऊ में नवाब वजीद अली साहब के नाम पे जू है, या जैसे एलन जू है कानपुर में, या शायद नाम बदल दिया उसका भी। एक INC2 होता है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व है कि कहीं नहीं ले जाना है, वहीं पर उनको कंजर्वेशन देना है। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो नेशनल पार्क होते हैं वो क्या करते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज को, यानी जो खतरे में, विलुप्त प्राय जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, प्लांट हैं, उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी, मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति के, किसी जीव के सर्वाइवल के लिए जो सबसे जरूरी शर्त है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर जीन बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, इसलिए थ्योरी है कि भाई अपने ही गोत्र में, अपने ही उसमें शादियाँ नहीं करते थे लोग, इसलिए कि थोड़ी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो। मैं तो कहता हूँ कि अपनी जाति में शादियाँ करना बिल्कुल कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है। ये बात अलग है कि भारत में अपनी धार्मिक और जाति और सामाजिक जो भी वजह है ठीक है, लेकिन साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो मिस्र खत्म हो गया, जीव ये खत्म हो रहे हैं, क्या नाम है, पारसी लोग, क्योंकि उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं, बीमारियाँ हो रही हैं। जैनों में भी यही हाल है ठीक ठाक।
तो जेनेटिक डाइवर्सिटी काफ़ी होनी जरूरी है जानवरों के लिए भी, ताकि वो रेजिस्टेंट हो पाए, रेजिलियंट हो पाए। इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑफ कोर्स अगर नेशनल पार्क है तो वहाँ पे हिरन भी है, शेर भी है, सांप भी है, तो हर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, नेचर एक दूसरे को बैलेंस करेगा। रिसर्च भी करना होता है, बहुत सारा रिसर्च होता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन, ऑफ कोर्स ये जो IFO पास करके जाते हैं ना, इंडियन फॉरेस्ट एग्जामिनेशन, फॉरेस्ट सर्विस, या जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होकर जाते हैं स्टेट में, ये कुछ नहीं करते, बस ये सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कोई चराई ना करे, कोई नुकसान ना करे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का काम करते हैं। ये रिसर्च नहीं करते, एजुकेशन नहीं फैलाते, ये सब काम करते हैं साइंटिस्ट लोग प्रॉपर वहाँ पे। ये तो जेनरिक लोग हैं, असली काम ये लोग करते हैं। ये लोग सुरक्षा देते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, बाकी काम ये लोग करते हैं। ठीक है, अंतर क्या है? मैंने कहा जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, मैप जो प्रोग्राम है, उसमें बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व है कि भाई 3 एरिया होंगे, मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन भी किया होगा माइंड मैप बना करके, ये देखो 3 एरिया होंगे। एक होगा कोर एरिया, ये जंगल का सबसे घना, सबसे कोर एरिया हिस्सा है, बीच का हिस्सा, इसमें कोई आ जा नहीं सकता। नेशनल पार्क का भी ये कोर एरिया होगा, कोई नहीं आ जा सकता है। यहाँ पे रिसर्च हो रहे होंगे, घनघोर रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन चल रहा है। इसके बाहर होता है बफर जोन। बफर जोन में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हो सकती हैं, जो वहाँ पे आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल रहते हैं, वो सब रह सकते हैं, लेकिन वो इको सस्टेनेबल होना चाहिए। उसके बाद है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन पे टूरिज्म होता है, इकोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे कि टूरिज्म सेक्टर वहाँ पे डेवलप करता है, होटल्स भी खोले जा सकते हैं, लेकिन थोड़े सस्टेनेबल मैनर में। एक अनुमान के हिसाब से भारत में अलग अलग राज्यों में थोड़े डिफर करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ढीला दे दिया था। एक 10 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है, 10 से 11 किलोमीटर का, यानी कि उस एरिया में एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, सस्टेनेबल मैनर में काम कर सकते हो, लेकिन आप गतिविधि कर सकते हो, लेकिन कोर एरिया में कुछ नहीं कर सकते। यही जो 10 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन है, वेस्टर्न घाट में कहा जा रहा है कि भाई आप लगभग 60% एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो, ताकि वहाँ पे जो दिक्कत हो रही है, लैंडस्लाइड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, वो रुक सके। ये कौन कह रहा है? अलग अलग 2 कमेटीज बनी, गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी ने शायद रिव्यू किया था, उन्होंने कम कर दिया था, गडगिल कमेटी ने थोड़ा सा ज़्यादा बताया था। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत होती है, जो यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम शुरू किया, आई थिंक 1972 के आसपास से, एग्जैक्ट देख लेना, 72 में से शुरू हुआ। ये वही साल था जब स्टॉकहोम में सम्मेलन हो रहा था, किस बात के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के समय की जरूरत है। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टॉकहोम में सम्मेलन चल रहा था। भारत ने भी उसी के बाद कानून बनाया, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1972 में एक कानून बनाया, और जो आज तक भारत में उपलब्ध कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित सबसे शानदार कानून है, सबसे महान कानून है, और सबसे इफेक्टिव कानून भी। उस कानून में 6 शेड्यूल हैं टोटल। वो 6 शेड्यूल क्या कहते हैं? 6 शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल 1 कहता है कि इस कैटेगरी में अगर किसी जीव जंतु को डाल दिया गया, किसी प्लांट को डाल दिया गया, उनको आप छू भी नहीं सकते, बहुत बड़ा उम्र कैद तक हो सकती है, बहुत दंड मिलेगा आपको। उसमें टाइगर है, हाथी हैं, ये सब। शेड्यूल 2, अच्छा सब एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, हाई प्रोटेक्शन स्पीसीज ट्रेड प्रोहिबिशन। शेड्यूल 2 में ऐसी स्पीसीज हैं जिनको सुरक्षा तो दी जा रही है, आप इनका ट्रेड भी नहीं कर सकते। आप पेंगोलिन को चाहो मार करके चाइना बेच तो नहीं चलेगा, प्रोटेक्शन भी है, और प्लस साइट्स का जो क्लाज है, बाद में देखेंगे एनवायरनमेंट में जब प्रीलिम इंद्रधनुष पढ़ाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनका जो ट्रेड है वो बंधित है, प्रतिबंधित है, आप नहीं कर सकते। इसके तहत भारत इसका पार्टिसिपेटरी मेंबर है, सिग्नेटरी मेंबर है, और शायद बाइंडिंग भी है। शेड्यूल 3 जो है वो कहता है कि भैया आप इनको मार नहीं सकते, इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हाँ अगर आपने ऐसा किया तो आपको दंड मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, 1-2 साल की सजा होगी, 6 महीने की होगी। शेड्यूल 4 है, इनको कंजर्वेशन तो चाहिए लेकिन खतरे में नहीं, ये तीनों बहुत खतरे में थे, इसलिए इनको ज़्यादा कंजर्वेशन, ज़्यादा पेनल्टी थी। इनको कंजर्वेशन चाहिए लेकिन खतरे में नहीं। शेड्यूल 5 क्या है? शेड्यूल 5 में ऐसे जीव जंतु प्लांट आते हैं जिनको आप मार सकते हैं, जैसे कई बार जंगली सुअर होता है, उनको मारना पड़ता है, सरकार उसके लिए आदेश देती है। नील गाय, उनको मारना पड़ता है, सरकार आदेश देती है। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब सरकार उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करे, अदरवाइज नहीं, आप खुद से नहीं मार सकते। देखो नील गाय मारने मतलब ना जेल हो जाएगी, सरकार नोटिफिकेशन गजट में अगर पब्लिश कर रही है तो ही कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा है कर सकते हैं, मार सकते हैं। एक शेड्यूल 6 है और लास्ट शेड्यूल है,
वो जो लास्ट शेड्यूल है वो कहते हैं शेड्यूल 6। और ये ऐसे शेड्यूल, इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका कल्टीवेशन यानी खेती आप नहीं कर सकते, या रेगुलेशन है, जैसे कि भांग, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, अमेरिका में, मेक्सिको वगैरह में ये marijuana। इसके इतने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं marijuana की कि सरकार को इसको परमिशन दे देना चाहिए लोगों को, क्या रेगुलेटरी मैनर में, या नहीं देना चाहिए, इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है। क्योंकि भारत में इसकी परंपरा भी है, बम भोले लोग करते हैं, और इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत है। मैंने एक कपड़ा कहीं देखा था, ऑनलाइन में देख रहा था कि वो कपड़ा पूरा भांग से बना हुआ है, मतलब उसके जो भी जैसे बनाया उन्होंने, तो वो स्किन को भी बहुत अच्छा। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं इनकी खेती रेगुलेटरी मैनर में ही हो सकती है, ठीक है। अफीम की खेती हो सकती है, लेकिन सरकार उसको मेडिसिन के पर्पज से यूज करेगी, ठीक। तो ये 6 शेड्यूल हो गए जो आपको पता होना चाहिए। ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा भी है पहले तो भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो कंजर्वेशन के बारे में आपको हवा नहीं लगेगी, ठीक। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आपने देख लिया। नेशनल पार्क में बहुत कड़ाई होती है, आपको ज़्यादा परमिशन नहीं होती है, रिसर्च वगैरह होते रहते हैं, ज़्यादा आप वहाँ पे घर नहीं बना सकते। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वहाँ पे कंजर्वेशन, वहाँ पे कड़ाई तो होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी नेशनल पार्क में होती है। रही बात बायोस्फीयर रिजर्व की, बायोस्फीयर रिजर्व एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, एक नहीं कई। आप साउथ में देख लीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा सकती हैं, एक नहीं कई। कड़ाई होती है लेकिन वो कोर एरिया में ज़्यादा होती है, बफर और जो ट्रांजिशन एरिया है उसमें थोड़ी सी कड़ाई कम होती है। अंतर क्या है देख लो जरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में अंतर देखो, चूंकि सीधे सीधे सिलेबस में दिया है इसलिए पढ़ाना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है, कंजर्वेशन करना है, लेकिन फिर क्या अंतर है, लीगल स्टेटस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना वो लोकल कानून वगैरह के थ्रू भी गवर्न होता है, लेकिन नेशनल पार्क के लिए कोई भी स्टेट अपने कानून बनाकर किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर तो कर सकती है, लेकिन उसका स्टेटस छीनने के लिए क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। किसका चाहिए, सेंटर का चाहिए। सेंटर की कौन सी बॉडी का चाहिए, सेंटर की सबसे एपेक्स बॉडी। बताओ एपेक्स बॉडी का नाम क्या है उसका, बोलो, जिसका अध्यक्षता कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। बताओ उस बॉडी का नाम। नहीं नहीं, और सोचना, ठीक है। तो उसका पीएम सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। तो ये हो गया। ह्यूमन एक्टिविटी, लिमिटेड एक्टिविटी होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है, स्पेशली कोर एरिया में तो होती ही नहीं, मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड रहता है। कुछ कुछ बाहर के एरिया में थोड़ा बहुत हो सकता है, जो ट्राइबल लोग रहते हैं या थोड़ा बहुत सस्टेनेबल टूरिज्म, नहीं तो नहीं होगी। और इसी पे तो सारा विवाद फंसा हुआ था कि भाई जो ट्राइबल ड्वेलर्स जो एक्ट आया, जो 2006 में अमेंडमेंट हुआ कंजर्वेशन एक्ट में, उसके तहत कहा गया कि भाई आप कम से कम 3-4 पीढ़ी से रह रहे हो, आज़ादी के पहले से रह रहे हो, तो आपको परमिशन दिया जाएगा यहाँ रहने के लिए। लेकिन ट्राइब्स के पास कागज ही नहीं थे दिखाने के लिए, तो उनको कहा गया हटो यहाँ से जंगल से। तो इसीलिए सारा विवाद था। रेगुलेशंस निश्चित तौर पे यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, थोड़े से कम रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन, इस पर थोड़े से जानवरों पे, स्पीसीज पे, उनके हैबिटेट पे फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। टूरिज्म, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा टूरिज्म होती है, यहाँ पे लगभग ना के बराबर टूरिज्म होती है। रिसर्च, छुटपुट रिसर्च होता है। जैसे मैं भी एक छोटे से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गया था, महाराष्ट्र के, छोटा सा ही बट गया हुआ था, तो मैंने देखा कोई आता ही नहीं खास। सड़क तो अंदर बनी हुई है, शानदार था, दिख रहा था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन ऐसे उतना कुछ खास नहीं था। लेकिन नेशनल पार्क में आप चले जाओ, चप्पे चप्पे पे आपको सब कुछ, सिक्योरिटी से लेकर के काफ़ी कुछ होता है। यहाँ पे एक्सटेंसिव साइंटिफिक रिसर्च चलता रहता है अलग अलग लेवल। मैनेजमेंट कौन करता है, लोकल बॉडीज, कम्युनिटीज, स्टेट, ये सब मैनेज करते हैं, या यूटी में तो सेंटर कर लेता है। यहाँ पे राष्ट्रीय कानून, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो लागू होता है। कंजर्वेशन एक्ट लागू होते हैं, बिना परमिशन के आप उसको अल्टर नहीं कर सकते, उसकी बाउंड्रीज को परमिशन लेना पड़ेगा सेंटर का। साइज जनरली छोटी होती है, इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। रिसोर्सेस तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह, जैसे कि तेंदू का पत्ता हो गया, जैसे कि महुआ हो गया शराब बनाने के लिए, अंगूर हो गए, ये सब इकट्ठा कर सकते हैं वहाँ के ट्राइब्स। यहाँ पे मनाही होती है कोर एरिया में। फंडिंग, छिटपुट पैसा मिल जाता है, अदरवाइज ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग मिलती है, इंडिया खुद फंडिंग करता है। कंजर्वेशन, मान लो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसको खतरा है, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। नेशनल पार्क में ओवरऑल पे ही फोकस रहता है, सब पे फोकस रहेगा ताकि बैलेंस बना रहे। उम्मीद है आपको अंतर समझा होगा। बायोस्फीयर रिजर्व इन सबका एक अम्ब्रेला टर्म है जहाँ पे सब कुछ होता है, उसमें कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कई नेशनल पार्क आ सकते, ठीक। तो अब अंतर देखो, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर आपने देख लिया, आगे बढ़े।
समझ में आया अंतर? अंतर समझा? यहाँ पे भी माइंड मैप में भी लिखा दिया। यस सर। उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं भाई? एक। हाँ, कितने? तो भाई कब बना था? 1937। 36 या 37? 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं ना? ओके, ठीक। अब देखो दुधवा के बारे में थोड़ा सा जान ले। कौन लखीमपुर के आसपास रहता है कोई लखीमपुर का? घुमा देना मुझे, कौन है? कितने लोग लखीमपुर के आसपास के वैष्णवी? हाथ उठाओ एक बार, पता तो चले कितने लोग उस महान एरिया से। ओके, ठीक है। एक कम्युनिटी मीट उस एरिया में भी रख लेंगे, सीधे नेशनल पार्क में रख लेंगे, वहीं से लाइव करेंगे, बेयर ग्रिल्स बन जाएंगे किसी दिन, ठीक है? ओके। सपना, इसमें बुरा क्या है? उपनिषद की परंपरा की बात करता हूँ, जंगल में पढ़ लेंगे ना एक क्लास। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है, नेपाल बॉर्डर पे। अब सवाल पे ध्यान दो। सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था इसने कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी तराई में आता है कि नहीं आता है? पहले बताओ, आता है ना? ठीक है। जब उसने कहा तराई क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, तो आपको तुरंत सोचना था तराई क्षेत्र में कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। आपको ध्यान आएगा नेशनल पार्क दुधवा, फिर दुधवा के अंदर कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। आपको कतरनिया घाट वगैरह का ध्यान आया था इस क्वेश्चन को देखने के बाद? हाँ, आया था। आपको सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ध्यान आया था? नहीं आया था? इसमें से गोंडा के आसपास के कितने लोग हैं अवध ओझा के गांव से? कोई नहीं है? राजा नहीं बनना है तुम्हें? आज मैंने उनका शॉर्ट देखा है बहुत दिनों बाद। उन्होंने कहा कि कोई उनकी थी प्रेमिका, उसने जब कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, 7 कदम, सॉरी 7 जन्म, तो उन्होंने कहा कि देखो 2 ही होगा, या तो राजा बनेंगे या बर्बाद हो जाएंगे, अब देख लो तुमको चुनाव करना है। तो उसने चुन लिया, उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया। मैं समझ नहीं पाता हूँ कई बार। उन्होंने कहा, फिर वो पूछता है पत्रकार कि आपने लव मैरिज ही क्यों किया? बोला गाँव वाले होने ही नहीं देते थे, कोई भी शादी के लिए आता था तो पता चलता उसको भड़का के फेंक देते थे कि लौंडा तो ऐसे पागल है या कुछ भी करता है। तो ऐसे भी संकट होते हैं लोगों के जीवन में, ठीक है? तो सुहेलवा जो है गोंडा के आसपास, ठीक है, गोंडा बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। तो सुहेलवा का ध्यान आया, कतनिया घाट का ध्यान में आया, दुधवा के आसपास की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ध्यान में आए। अगर ये ध्यान में आए तो आप एक कदम आगे बढ़ गए कि तराई क्षेत्र में कौन कौन से कंजर्वेशन एरियाज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये आपको पता है। उन्हीं के सहारे आप आंसर लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? सवाल क्या था? तराई क्षेत्र में, फिर से सवाल रिपीट कर देता हूँ। सवाल है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को बताना है, पारिस्थितिकी महत्व को बताना है। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि सबसे पहले तो तराई क्षेत्र आपके ध्यान में आना चाहिए, क्या है? तराई क्षेत्र पता चल गया, नेपाल के तलहटी से लगा हुआ एरिया। फिर दूसरा ध्यान में आना चाहिए था कि कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये आपको पता चल गया। सुहेलवा हो गया, कतनिया घाट हो गया, दुधवा के आसपास के एरियाज हो गए। 2 चीजें क्लियर हो गई। अब उनका कंजर्वेशन में, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में क्या महत्व है, ये आपको पता होना चाहिए था। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में क्या महत्व होगा? किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो महत्व है वहीं तराई के भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का महत्व होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसका कुछ अलग महत्व होगा। अंतर सिर्फ इतना पड़ेगा कि अगर साउथ का कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वहाँ पे रेड सैंडलवुड है, लाल चंदन है वहाँ पे, तो लाल चंद्र के कंजर्वेशन के लिए उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एफर्ट किए जाते होंगे। अगर काजीरंगा का एरिया है तो काजीरंगा में एक सिंग वाले गधे की कंजर्वेशन के लिए प्रयास किए जाते होंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में कौन से जीव जंतु हैं, कौन से प्लांट हैं जिनके कंजर्वेशन के लिए वहाँ पे कोशिश की जाती होगी। आपको नहीं पता होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा कंजर्वेशन हो रहा है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि उस इलाके में कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन से जीव जंतु हैं जिनके कंजर्वेशन की जरूरत है, और जिनकी कंजर्वेशन की जरूरत है उनकी कंजर्वेशन वहाँ पे होती होगी। बिल्कुल, एलिफेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्लांट में जरा सोचो, प्लांट में क्या हो सकता है? सालवुड और सागौनवुड बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप जानवरों में सोचो तो उधर भी टाइगर पाए जाते हैं, क्योंकि TX2 का अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। तो आप जरा भी सोचते तो हमें टाइगर भी है, आप जरा भी सोचते, अगर क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना, अगर ये आ गया तो आपको नहीं भी पता है तो भी आंसर लिख लोगे। आंसर एक आर्ट है अपने आप, जैसे जीवन एक अपने आप में आर्ट है। तो आपको पहले पता होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, और फिर अगर आप जरा भी सोचते कि वहाँ पे कौन से जीव जंतु और प्लांट को कंजर्वेशन की जरूरत है तो आप इस सवाल को कर पाते। ठीक, उसी क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक,
आप समझेगा उम्मीद है। इंद्रधनुष वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ाएंगे तो फिर बहुत लंबा समय जाएगा। देखो भैया, मैंने माइंड मैप बना दिया इसी का, ठीक। सोचा है कि इसको क्या करता हूँ, एआई में एक एक डालना होता है, फिर उसके बाद माइंड मैप निकालना होता है। तो माइंड मैप बना दिया है ताकि आपको आसानी हो पाए। कई लोग माइंड मैप का ही कोर्स चलाते हैं, वो नहीं करना है। दुधवा टाइगर रिजर्व भी उसी के आसपास है, सब वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व सब आपस में मिक्स है बाउंड्रीज उनकी। तो इसकी जगह पे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख लो, नेशनल पार्क लिख लो या टाइगर रिजर्व लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फौना, फौना मतलब होता है जीव जंतु। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट। जिनको कन्फ्यूजन होता हो, फ्लोरा से फ्लावर समझ लें, फ्लावर मतलब प्लांट। कौन कौन से प्लांट हैं, साल वगैरह मिलता है, अंग्रेजी नाम इधर है, तो साल है, सागौन है, इनके कंजर्वेशन होती है वहाँ पे। फौना, फौना मतलब जीव जंतु, देखो बना हुआ है जीव। टाइगर है, फिशिंग कैट है, बंदर है, लंगूर है, चिड़िया है ढेर सारी टाइप की, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स में कौन सी टाइप के रेप्टाइल्स, घड़ियाल, ठीक। और नदी उधर बहती है। सवाल आपका क्या था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सवाल है मित्र, यहां पे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब बताओ मुझे आप, इकोलॉजी में नदी आती है कि नहीं आती? आती है ना। तो जो शारदा नदी बहती है दुधवा के भीतर से बहती है ना, शारदा नदी, शारदा ही है ना वो। तो जो शारदा नदी, उसी को शारदा कहते होंगे ना यार। रामगंगा लिख दूं? शारदा है ना। हाँ, कौन सी नदी है? हाँ, लखीमपुर वाले जो कह देंगे मान लेंगे, लखीमपुर वाले शारदा है ना। शारदा है ना भाई, ठीक है, लखीमपुर वाले शारदा है ना भाई। हाँ ठीक है, तो शारदा मान लेते हैं। तो जो शारदा नदी है ये इकोलॉजी के कंजर्वेशन में नहीं आता, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के अंदर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा ना। तो इसका कंजर्वेशन का इकोलॉजिकल कंजर्वेशन नहीं होगा। अगर जंगल रहेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी, तो वो निश्चित तौर पे वाटर इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में, प्योरीफाई करने में, उनके जो कैचमेंट एरिया है उसको बेहतर रखने में मदद करते हैं। आप जरा सोचो, गंगा के किनारे कंक्रीट के जंगल, यानी कि प्रयाग, लखनऊ, ये प्रयाग, बनारस जैसे शहर ना होते बड़े बड़े, उसकी जगह जंगल होते, तो क्या गंगा इतनी मैली होती? नहीं होती ना। तो अगर दुधवा नेशनल पार्क नहीं रहेगा, वहाँ पे कंक्रीट के जंगल आ जाए, लखीमपुर एक महानगर हो जाए, सोचो फिर क्या होगा। शारदा रिवर का क्या होगा, कचरा जाएगा वहाँ पे, फिर डंपिंग होगी सब कुछ। इसकी वजह से भी रिवर की कंजर्वेशन में भी, रिवर के अपने बेहतरी के लिए, इसके इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए भी दुधवा इंपॉर्टेंट है, या उधर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस तराई के एरिया में जो हैबिटाट है, तेंदुआ निकल आते हैं, कभी कभी लकड़बग्घा निकल आते हैं, आपको फिर चलाना पड़ता है। वो कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन जो बहराइच में चला था, भेड़िया, वो सब चलाना पड़ता है। भेड़िया भले आपको डर लगता हो, लेकिन भेड़िया है तो इसी के हिस्से, तो उनकी भी कंजर्वेशन के लिए जरूरी है। बहराइच वालों ने कब्जा न कर लिया होता जंगल में, तो भेड़िया उनके घर में नहीं आता। वेजिटेशन है, साल का फॉरेस्ट है, इनके भी कंजर्वेशन में। बाकी जो एसोसिएटेड ट्री स्पीसीज हैं उनके भी कंजर्वेशन में। करना क्या था मित्र, इसको जो यहाँ लिखा हुआ है इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है माइंड मैप में। 490 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। करना क्या था यहाँ पे, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना था कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, फ्लोरा के लिए, फौना के लिए, रिवराइन इकोसिस्टम के लिए, और चौथा आदर्श लिख देना था। क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है बता देना था, आपका आंसर आ जाता, ठीक। एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट है रिसेंटली जो लोकसभा में दिया गया कि भाई 23-24 में भारत में जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, वो लगभग 3 गुना तक बढ़ गए हैं, ठीक। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इसको कोट कर सकते हो कहीं आप कि संसद में दिए जवाब के अनुसार लगभग 3 गुना प्रोजेक्ट्स कंजर्व्ड एरियाज में बढ़ गए हैं, जो चिंता का विषय। आगे बढ़ते, ये हो गया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में तुलना होगी। उत्तर प्रदेश का जो दुधवा नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड जो सवाल आया था एक हिसाब से देखा जाए वो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ है एक बार देख लो। किसी स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सवाल पूछे जाने की संभावना कम है, पर आपको पता होगा तो कम से कम आप मेंशन कर पाओगे। टोटल कितने हैं, 26 हैं क्या मित्र?
26 या 27? 27 है आई थिंक। तो 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, देख लेना। दूसरा नेशनल पार्क एक हो गया, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है दुधवा, ये नेशनल पार्क हो गया। 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। अब देखो टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4 या 5? 4। ठीक है। अब कहाँ कहाँ है देखो यहाँ पे, 5 हो गए सर। 4 या 5 में मैं कंफ्यूज था, एक बार फैक्ट देख लिया करो। ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, चाहे वो कतरनिया घाट हो, चाहे वाल्मीकि वाला हो, चाहे वो फिर चंद्रप्रभा हो, इधर सब रानीपुर हो, ये सब एक बार देख लेना, खाली बस नाम पढ़ लेना। और नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, उसमें क्या क्या फ्लोरा फोना है, उनकी लोकेशन क्या है, कौन सी नदी जाती है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर अगला सवाल पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश के इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस में वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्या योगदान है, तो फिर आपको पता होना चाहिए 4-5 नाम। और सिर्फ सोहेलवा और कतरनिया घाट रट के जाना अच्छी बात तो है नहीं। या अगर कल को सवाल वो पूछ ले वेस्टर्न यूपी से, जो तराई से पूछा है, या कल को कुछ और पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए दुधवा नेशनल पार्क तो सबको पता है, टाइगर रिजर्व भी बहुत फेमस है, पता है। लेकिन हम क्या करेंगे, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ ही लेते हैं। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। ये किसका हिस्सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। कल को दुधवा नेशनल पार्क पे सीधा सवाल आया कि ये किस तरीके से कंजर्वेशन में हेल्प कर रहा है, तो उसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, उसका जिक्र जरूर करना, ताकि उनको पता चले कि दुधवा नेशनल पार्क में क्या क्या है और आपको पता है। तो इसमें फ्लोरा फोना जो है वो देख लो, साल है, टीक है, जामुन है, बंगाल टाइगर है, लियोपार्ड है, स्वैम डियर है, हॉक डियर है, बंगाल फ्लोरिकन है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट में, ठीक ठाक एरिया है। क्या क्या है यहाँ पे, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। एक बात समझो, उत्तर प्रदेश का एरिया कुछ ऐसे ही है कि भाई सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। ड्राई है क्योंकि बारिश पूरे साल भर नहीं होती, डिसिडुअस क्योंकि पतझड़ में उनके पत्ते गिर जाते हैं, तो ये चेप सकते हो। टाइगर है, लियोपार्ड है, स्लॉथ बियर है, सांबर है, यही सब है। खाली टाइगर और लियोपार्ड भी याद रहा तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे भी सागौन शीशम चेप देने का कोई दिक्कत नहीं। चंद्रप्रभा बनारस के पास, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लंगूर है, लियोपार्ड है, स्पॉटेड डियर है, जंगली भालू है ना, ये सब। कतरनिया घाट बहराइच में, दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी है। और मार्सलैंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वेटलैंड ग्रासेस। तो फ्लोरा में ये लिख देना, फोना में बंगाल टाइगर हर जगह पाया जा रहा है लिख देना, स्वैम्प डियर लिख देना क्योंकि दलदली एरिया है। चंबल सेंचुरी, भारत में सबसे ज़्यादा साफ पानी जहाँ पे पाया जाता है उनमें से एक एरिया है चंबल नदी। फ्रेश वाटर बहुत शानदार है। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी यहाँ पे पाया जाता है। अगर मैं यहीं दिखा दूँ तो भारत में फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, अगर फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो लिस्ट कंसर्न्ड है, लेकिन ये मिलेगा चंबल में। और ये देखो मगर क्रोकोडाइल भी मिलता है। कहाँ पे मिलता है, चंबल में मिलता है, ठीक है। और गंगा में मिलता है। चंबल रिवर मोस्ट फ्रेश रिवर इन इंडिया, उसमें आता है। तो ये सब महत्व इसलिए बता रहा हूँ, देखो चंबल का नाम है अदर क्लीन रिवर्स इन इंडिया, चंबल है, नर्मदा है, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मित्र, ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल को कोई भी सवाल आ जाए, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या इंपॉर्टेंस है रिवराइन इकोसिस्टम को कंजर्व करने में, तो आपको पता तो हो कम से कम कि जब चंबल अभयारण्य बना दिया, चंबल रिवर वन ऑफ द मोस्ट क्लीन रिवर है भारत की, तो रिवराइन इकोसिस्टम की उससे हेल्प मिलती है। यहाँ पे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। तो रिवराइन जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, जंगल जो मार्सी जो वेजिटेशन है वो सब मिलते हैं। डॉल्फिन्स मिलती हैं, मगर क्रोकोडाइल मिलते हैं, घड़ियाल मिलते हैं। ये सब आपको अगर पता होगा तो कम से कम 2-4 एग्जाम्पल की सहायता से आप लिख पाओगे इसका महत्व। चंबल फेमस है इसलिए आ सकता है सवाल। चंद्रप्रभा काफ़ी पुराना है, उस पर भी सवाल आ सकता है। कतरनिया घाट पे सवाल पूछने की संभावना अब कम है क्योंकि ऑलरेडी तराई पे सवाल पूछ लिया। अगर पूछेगा तो दुधवा पे पूछेगा, एकमात्र नेशनल पार्क है इसलिए, या पूछेगा तो रामसर साइड पे पूछेगा। ऐसे ही आप पढ़ लेना ठीक से। सोहेलवा पे सीधा सीधा सवाल नहीं पूछेगा, तराई पे हो गया काम उसका।
टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे सवाल बन सकता है क्योंकि ये अनोखा है थोड़ा सा। और इसके अलावा जू पे सवाल आ सकता है। तो इस बार क्या किया, अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज में जू पे सवाल फ्रेम कर दिया है। सवाल क्या पूछ लिया है उसने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तराई में क्या इंपॉर्टेंस है वो पूछा है। मैंने वहाँ पे पूछा है सवाल कि उत्तर प्रदेश में जो XC2 कंजर्वेशन मेथड है उसमें जू का क्या योगदान है। उत्तर प्रदेश में शायद 2 जू है ना भाई, एक एलन है, एक वजीर शाह है, 2 ही है ना? हाँ 2 ही जू है ना, और एक सफारी पार्क। नहीं भी बन रहा होगा ना, बना तो नहीं होगा, बन रहा होगा ना। हाँ वो बन रहा है। हाँ तो फिलहाल के साथ फंक्शनल 2 ही हैं एग्जिस्टेंस में। तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये सवाल मैंने वहाँ पे फ्रेम कर दिया है। मुझे लग रहा है कि भगीरथ के क्वेश्चंस और अग्नि परीक्षा के क्वेश्चंस प्लस जो डेली क्वेश्चंस यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं ये, इन क्वेश्चंस को अगर मिला दिया जाए तो उससे बाहर नहीं आना चाहिए। बस आपको प्रैक्टिस करना है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ लिया करो, ठीक है। अभी रजाई का भी समय चला गया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बर्ड सेंचुरीज का सीधा इन जनरल सवाल आ सकता है कि बर्ड सेंचुरीज का क्या इंपॉर्टेंस, ये आ सकता है। अदरवाइज इससे एक स्पेसिफिक उस पर सवाल नहीं बनेगा। ठीक, देखते हैं क्या आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या यूपी के कंजर्वेशन एफर्ट्स में महत्व है। देखो पहला, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका कंजर्वेशन करता है। यहीं तराई वाले में लिख देना था आपको, बस एग्जाम्पल अलग डाल देना था, क्योंकि तराई वाले में क्या आ जाता, बताओ क्या आ जाता तराई में? तराई में क्या लिखते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज में? बोलो, बंगाल टाइगर लिखते कि नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते। और क्या करते हैं, जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, हमारा जो भारत है वो कौन से फ्लाईवे में आता है? ये जो बर्ड्स होती हैं ना, ये उड़ती हैं, उड़ के आती हैं कई मील, हजारों मील, 10-10 हजार मील लंबा चल के आती हैं, साइबेरिया से आती हैं। ये जिस रास्ते से उड़ के आती हैं इनका भी अपना रूट होता है, उसको कहते हैं फ्लाईवे। भारत सेंट्रल फ्लाईवे में आता है। तो ये जो फ्लाईवे है और जो इनका स्टॉप ओवर है सॉरी, जो रुकती हैं, उनकी कंजर्वेशन, उनके रुकने और टूरिज्म के आकर्षण के लिए भी जरूरी है। बर्ड सेंचुरीज वगैरह, तो बर्ड सेंचुरी पे सवाल आ जाए तो इसका जिक्र कर देना। ठीक, माइग्रेटरी स्पीसीज आती है। मैं गया हूँ वहाँ पे भरतपुर जो है ना, घना पक्षी अभ्यारण्य, शानदार नज़ारा है। और लोकल इकोनॉमी बहुत डेवलप होती है। अब घना पक्षी अभ्यारण्य में आप जाओगे चल करके, तो बहुत पहले गया था 2018 में गया था, तो नॉर्मल रिक्शा वाले आपसे 300, 400, 500 रुपये लेते हैं। 2 बार भी अगर करवा दिया तो 1000 रुपये उनके हो जाते। अदरवाइज आप शहर में चलाते रहो तो पर्यटन से भी पैसे मिलते हैं, रिसर्च कर पाते हैं आप, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस भी काफ़ी है इसका। जैसे कि महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, लियोपार्ड की और स्लॉथ बियर की बिहेवियर की स्टडी होती है, ध्यान रखना। ठीक, एग्जाम्पल में डाल देना है। अदरवाइज कंटेंट तो कहीं से मिल जाएगा, एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों का। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को रोका जाता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को क्या कर दिया है, डिजास्टर में डाल दिया है। हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट में सवाल पूछा है उस पर क्राउड डिजास्टर पे फोकस किया है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पे सवाल पूछा है, क्योंकि दोनों बहुत करंट में है, इन पे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 5 स्टार नहीं 7 स्टार क्वेश्चन। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी रुकता है अगर हैबिटाट उनका रहेगा। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसकी वजह से क्या होगा, स्वाम्प टियर और ब्लैक बग जैसे लोग भी यहाँ पे रह पाते हैं। अदरवाइज निकल करके गोंडा में चले जाएंगे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। और ये सब जहाँ जहाँ से कंटेंट उठाया है साइट से वो आपको डाल दिया है, देख लो। सोहेलवा को जून 2024 में 5वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड डेवलप कर रहा है। तो जब पूछे उत्तर प्रदेश सरकार इको कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट कर रही है, तो ये एग्जाम्पल डाल देना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म बोर्ड डेवलप करने का फैसला किया है, ठीक है मित्र। आगे आओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या प्रयास किया है, इस पर भी सवाल बन सकता है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या है उत्तर प्रदेश सरकार के, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या किया है, पॉलिसी और एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या क्या प्रयास किए गए, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या क्या प्रयास किया है, ये सब पूछ सकता है। नहीं भी पूछता है तो भी किसी सवाल में आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, जिक्र कर सकते हो कि एफर्ट्स बाई गवर्नमेंट या एफर्ट्स मेड, ऐसा आप डाल ही सकते हो, डालते ही डालते हो। पहला जो 2022 में किया उन्होंने, इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना की, और यहाँ पे लिख दो 2022 में, ये लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसको लगेगा तुम्हें देखो डेट सही याद, मतलब साल सही याद है, यानी तुमने ठीक से पढ़ा है, रटा नहीं। और टाइगर रिजर्व्स में भी टूरिज्म की शुरुआत कर दी है। एंटी पोचिंग के लिए बहुत सारे एक्शन चल रहे हैं। उन्होंने भी सफारी वगैरह की भी शुरुआत की है। सफारी आई थिंक एक ही जगह भी फंक्शनल है, दूसरी जगह कहाँ बना रहे हो,
नोएडा में। तो दो दो सफारी हो जाएंगी, ठीक है। इटावा में है अभी खाली। और क्या कर रहे हैं, हैबिटाट रिस्टोरेशन और मैनेजमेंट, यानी कि उनका जो पर्यावास, उनका जो हैबिटाट है, पर्यावास उस समय ध्यान नहीं आया था मुझे, यहाँ पे कुछ और लिखा था तो उसको पर्यावास, तो हैबिटाट की रिस्टोरेशन यानी कि पुनर्प्राप्ति, उसके संरक्षण और उसके मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, वनारोपण अभियान चला रहे हैं। कौन सा वनारोपण अभियान, एग्जाम्पल में डालना, मित्र वन चला रहे हैं ना, है ना। यस सर। तो जंगलों में भी पेड़ लगाए जाएंगे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जंगल में जो पेड़ लगाए जाते हैं वो ज़्यादा सेफ रहते हैं, ठीक है। आबादी में जो पेड़ लगाए जाते हैं उतने सेफ नहीं रहते। तो कोशिश करनी चाहिए सरकार की जंगलों में जाके पेड़ लगाएं। और कौन से पेड़ लगाएं, एलियन पेड़ न लगाएं कि लखनऊ में जो हो जाकर लखीमपुर खीरी के जंगलों में लगाएं। लखीमपुर खीरी में जो जंगल है वहीं वहाँ पे पेड़ लगाए जाएं, तो उनके कंजर्वेशन के प्रयास के सफल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब नेशनल पार्क जो है वहाँ पे चैलेंजेस बहुत, चैलेंजेस क्यों है बताया ही, साल 2023-24 में 3 गुना ज़्यादा प्रोजेक्ट चालू हुआ है। कौन से एरियाज में, कंजर्वेड एरियाज में। तो इनकी वजह से जो हैबिटाट होगा वो फ्रैगमेंट हो जाएगा, काट दिया जाएगा, पेड़ गिरा दिए जाएंगे, तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा। हैबिटाट खत्म हो गया मतलब वाइल्ड लाइफ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचेगा। और क्यों होता है ऐसा, अर्बनाइजेशन की वजह से, शहर बढ़ रहा है, खेती का एक्सपेंशन करना होता है, एंक्रोच कर लेते हैं कई जो माफिया होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, नेशनल पार्क के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, उनकी एक्सटेंट, उनकी एग्जिस्टेंस को लेकर के काफ़ी चैलेंज है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई ये नेशनल पार्क थोड़ा सा आपने इकोसिस्टम जोन बना दिया, या अगर बायोस्फीयर रिजर्व है आपने थोड़ा बफर जोन बना दिया, थोड़ा सा ट्रांजिशन जोन बना दिया। ट्रांजिशन जोन में इंसान रह रहे हैं, बफर जोन में भी कुछ आदिवासी रह रहे हैं, उनका कन्फ्लिक्ट तो होने ही वाला है। ये मैप बना के आ जाना आप, होने ही वाला है। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ अगर कन्फ्लिक्ट रोकना है तो एक सजेशन जब देना, जब सजेशन पूछेगा कि क्या सजेशन हो सकते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के लिए, तो दे देना कि जो कंजर्वेशन जो ट्रांजिशन एरिया है या जो इको सेंसिटिव जोन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, 20 किलोमीटर कर दो 10 से बढ़ा के, क्या दिक्कत है। जिस तरीके से गडकल कमेटी ने कहा है वेस्टर्न घाट के लिए, वैसे आप तराई एरिया के लिए कर दो, कर देना सिफारिश, क्या दिक्कत है भाई। तराई एरिया के लिए कोई कमेटी नहीं गठित की गई है, तो वेस्टर्न घाट की कमेटी की सिफारिश करने में क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं, कर देना, ये दिक्कत है। और हो ही रहा है, बहराइच का एग्जाम्पल डाल देना, है ना। और क्या हो रहा है, इनवेजिव स्पीसीज, एक प्लांट है आपने पढ़ा होगा, हैसिंथ बोलते हैं उसको, जलकुंभी। जलकुंभी कितने लोगों ने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा ना वो मतलब बाबू सोना है, देखा है ना। हमारी भैंस पानी में चली जाती थी तो हम डरते थे कि जलकुंभी में न फंस जाए। जब मैं भैंस चराता था तो भैंस पानी में चली जाती थी तो डरते थे कि भैंस अगर पानी में गई, जलकुंभी रहा तो दिक्कत हो जाएगी, निकल नहीं पाएगी। तो जलकुंभी एलियन स्पीसीज एक जमाने में आ गया होगा, अब वो तकलीफ दे रहा है, ठीक है। कैसे आ जाते हैं एलियन स्पीसीज, एक इस पे कन्वेंशन भी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है। ऑस्ट्रेलिया गया है कोई हमारा जहाज, तो उसके समुद्र में चल रहा है, तो कुछ ना कुछ पानी तो भरी जाएगा जहाज में, जो उनकी जगह होते हैं, स्पेस होते हैं। वो बीच समंदर में क्या करते हैं, उसको पानी को गिरा देते हैं। नहीं गिराएंगे और लेकर के अगर तट पे आ गए, कोस्टल एरिया पे आ गए और पानी वहाँ गिराया तो उसमें कुछ प्लांट भी चले आएंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में तो एंडेमिक है, लेकिन भारत में आकर के एलियन बन जाते हैं। हो सकता है एलियन अगर बन जाए तो जिस तरीके से धरती पर खतरा है कि एलियन आ गए तो सब तबाह कर देंगे, सब बर्बाद कर देंगे, खा जाएंगे, ऐसे वहाँ से भी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो आकर के यहाँ पे सब तबाह कर देंगे। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के घर में एक्वेरियम वगैरह में आपने देखा होगा रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं, देखा है ना, जिसको लोग बहुत आकर के सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अक्सर रखा रहता है शीशे के उसमें। ये सब भारत की नहीं है, हाँ ये सब भारत की नहीं है, ये सब विदेशी हैं, जो एक ज़माने में कैसे भी भारत में आ गई, ठीक। तो ये बहुत तबाही मचा सकती, तो इनकी वजह से भी इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। माइनिंग, माइनिंग तो एक ऐसी समस्या है जो बहुत तकलीफ दे रही है, कभी इंडस्ट्री के नाम पे, कभी अवैध माइनिंग, कभी कुछ, ये सब प्रॉब्लम। सजेशन क्या दोगे, गश्त लगाओ, हैबिटाट का रिस्टोरेशन करो, एंटी पोचिंग अभियान चलाओ, पैसे रुपए दो, कैंपा के फंड को यूज करो, फिर से मैनेजमेंट अच्छा करो। खंडित यानी फ्रैगमेंटेड जो हैबिटाट है, वहाँ पे जो जानवर हैं उनको आवाजाही के लिए क्या करो, एक टर्म इस्तेमाल, जो वन्य जीव गलियारा लिखा हुआ है ना, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करो, इको ब्रिज, जो साउथ में फेमस है, महाराष्ट्र में, जो ये है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, 600 किलोमीटर का स्ट्रेट महामार्ग है, वेस्टर्न घाट का सीना चीरते हुए उसको बनाया गया, कहीं पे भी टर्न नहीं है, सीधा है, मुंबई से चलो नागपुर पहुंचो, ऐसा है। और वहाँ पे गाड़ियाँ 150 से नीचे नहीं चलती। अपना ड्राइवर 160 चला रहा था, हमने कहा मर जाएंगे भाई, बहुत दुर्घटनाएं वहाँ होती, मत चला। इको ब्रिज बनाया गया है,
क्योंकि बीच में कुछ भी अगर पड़ जाएगा मुश्किल होगा। तो बीच बीच में जहाँ पहाड़ी और जंगल है, टूरिज्म का बहुत शानदार वो एरिया है, लोग चलते ही नहीं ज़्यादा उधर क्योंकि टोल बहुत हाई है। ऊपर से ही ब्रिज बनाया है और जानवर उससे निकल सकते हैं। साउथ में क्या कर दिया है, कैमोफ्लेज बना दिया है, ऊपर घास वास के नकली कुछ तो भी डाल दिया, जिससे जंगली जानवरों को लगे कि हाँ ये जंगल ही है, गुजर जाओ उस पर से। तो फ्रेगमेंटेड जो आवास है, फ्रेगमेंटेड आवास मतलब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ का जानवर यहाँ नहीं जा सकता, बीच में क्या है, इंसान रहते हैं। इंसान सबसे बड़ा दुश्मन है आजकल। तो क्या करो, इनके बीच में गलियारा एक कॉरिडोर बना दो, यहाँ पे जंगल जैसा कुछ आप क्रिएट कर दो, पेड़ लगा दो, तो यहाँ से जानवर होकर यहाँ चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये है फ्रेगमेंटेड जो हैबिटाट है उनके बीच में इको कॉरिडोर डेवलप करना, ठीक, या इको ब्रिज बना देना। ठीक है भाई, और क्या करोगे, हर जगह ये हल्दी की तरह है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हर जगह लग जाता है। चाहे मित्र को बढ़ाना हो तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रूफ रीडिंग नहीं हो रही थी तो मैंने आह्वान किया, कम से कम 10 लोग आ गए, 12 लोग आ गए, और भी बाकी लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैं करूँगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, तभी हम आपको कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। बिना कम्युनिटी सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला था। तो कम्युनिटी सपोर्ट तो हर जगह चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी मुझे चाहिए, जिनको भी लगता है कि वो तेज तर्रार है, विषय की समझ है, क्योंकि विषय की समझ होनी जरूरी है, तभी मैनेजमेंट कर पाएंगे। वो बताएं मुझे, जो भी गरीब खाने में होगा वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनको कम से कम इस बात का संतोष होगा कि उनको एक ऐसी जिम्मेदारी दे रही हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा फ्री कर दोगे तो मैं लेक्चर्स पे, क्वालिटी कंटेंट पे भरोसा फोकस कर पाऊंगा। नहीं तो मेरे टीचर जो है मेरे भीतर को मैनेजर बन गया है। ठीक है, इको डेवलपमेंट, इको टूरिज्म, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक एक टर्म का, एक एक कीवर्ड का आपको मतलब पता है, फिर भी मैं 10 सेकंड में बता देता हूँ। और मुझे अपने स्टूडेंट्स पे ज़्यादा भरोसा होता है इसलिए भी कर रहा हूँ, तो बाहर वालों को भी रखा जा सकता है, बट स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं मैं कैसा हूँ, तो मैं चिल्लाऊंगा भी तो नाराज नहीं होंगे, या मेरे मॉडस ऑपरेंडी को समझ करके खुद ही सब कर लेंगे। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करो, अगर आपको बचाना है, इन एरियाज को कंजर्व करना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, टाइगर रिजर्व को कंजर्व करना है, तो लोगों की सहायता लेनी होगी। उनको बताना होगा कि अगर गाँव में ल्यूपर्ड आ जाए, गाँव पे टाइगर आ जाए, मारना नहीं है, जंगल को फ़ोन कर देना है ताकि वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स आएँ और उनको लेके जाएँ। ठीक है, उनका भी तो घर है। इकोलॉजिकल डेवलपमेंट करो, कहीं पे तालाब, कहीं पे वेटलैंड बहुत प्रदूषित हो गया, उनको साफ करो, उनके उसमें से हैसेंट निकाल दो। इको टूरिज्म, जब आप वहाँ पे टूरिज्म करने जाओ, तो मैं माथेरान गया हुआ था शुरुआत में, जब मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया, तो माथेरान में मैंने देखा कुछ 10 किलोमीटर पहले ही, 7-8 किलोमीटर पहले ही पहाड़ी पे बिल्कुल है, टॉय ट्रेन वगैरह भी वहाँ चलती है, बहुत शानदार जगह है, मुंबई के आसपास वाले जानते होंगे। तो वहाँ पे क्या है कि सीएनजी से ही आप जा सकते हैं, और कुछ एरिया पहले ही सीएनजी भी बंद हो जाते हैं, आपको पैदल ही जाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर, या घोड़े से जाओ। पोल्यूशन फ्री जोन है, जीरो पोल्यूशन है वहाँ पे, मज़ा आ जाता है, साइलेंट जोन है बिल्कुल। तो मोबाइल घर पे छोड़ के जाता था हमेशा। सस्टेनेबल लाइवलीहुड और ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड यानी वहाँ पे आप ऐसे होटल नहीं बनाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमन फुटप्रिंट हो। कोशिश करनी है पेड़ों के मदद से आप होटल बनाओ, कोशिश करनी है कि आप एयर कंडीशनर का कम यूज करो, कोशिश करनी है ऐसी खेती करो जो इकोलॉजी को, एग्रीकल्चर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके अनुकूल हो। तो ये सब है। ठीक है, और क्या करना है, नेटिव या देसी जो बायोडायवर्सिटी है, ये रंग बिरंगी मछली नहीं, बल्कि जो अपने देश की मछली है। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा खाता नहीं, कभी टच भी नहीं किया, तो नॉन वेज से मुझे वास्ता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि हिल्सा बहुत फेमस होती है। तो हिल्सा भारत में, बंगाल में मिलती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के तराई एरिया में मछली मिलती होगी उसका एक आध नाम लिख देना, कि उनको प्रमोट कीजिए, और ऐसी स्पीसीज को प्रमोट कीजिए जो वहाँ पे एंडेमिक हो, लोकल हो, नेटिव हो। जैसे क्या नाम लिख सकते हो, प्लांट में तो पता है सबको, बाकी कुछ फोना में भी लिख देना आप। ठीक है, और क्या करना है, रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली करो, बफर जोन बनाओ, इको सेंसिटिव जोन बनाओ, एंक्रोचमेंट को रोको, जंगल को काटने से रोको, जंगल और लगाओ, मित्र वन वगैरह की स्कीम को और आगे बढ़ाओ, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बंद करो। उत्तर प्रदेश का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन भी चल रहा है, उसको प्रमोट करो। और ये सब कैसे करोगे, ऊपर बता दिया है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एक ऐसा टर्म है जिसको आपको पता ही होना चाहिए। इको ब्रिज एक ऐसा टर्म है जो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट साउथ में ठीक ठाक चल रहा है भैया, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी ये होके रहेगा। अगर आपको बहराइच के आसपास का जंगल है, गोंडा के आसपास का जंगल है, और लखीमपुर के आसपास का जंगल है, उन जंगल के बीच बीच में आप देखो जंगल खत्म हो जा रहे हैं, या कहीं पे बहुत कम कम पेड़ दिखते हैं, उनको अगर आपको रोकना है, कैसे रोकोगे? तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डेवलप करो, जंगल जैसा ही एटमॉस्फेयर पैदा कर दो, उतना लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा कॉरिडोर डेवलप करो जंगली जानवर आ तो जा सके, और इंसानों को वहाँ पे रेगुलेट करो। आप कैसे करोगे, बताइए आपको, कि वन्यजीव गलियारे जो हैं उनके जो हैबिटाट हैं, अगर कहीं कहीं पे बीच में उनमें गैप है तो उनको जोड़ने के लिए क्या करो, पेड़ लगा दो बीच में, ताकि ये जानवर आ जा सके। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन्यजीव गलियारों का वितरण,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है, ऊपर भी दिखा दिया था, यहाँ भी है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए 5 स्टार है, इनको देख करके जरूर जाना, इन पे सवाल आ सकता है। कतरनिया घाट, दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो 5 टोटल हैं, 5 हुआ क्या? दुधवा टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व नहीं है ना, वो दुधवा में ही आ जाता है, और टाइगर रिजर्व अलग से इसमें नहीं डाला है शायद। तो टाइगर रिजर्व में जो 5 हैं, 5 कौन कौन से बताओ? रानीपुर, अमनगढ़ टाइगर, आ सोहेलवा, अमनगढ़ टाइगर, अमनगढ़, सुहेलवा और पीलीभीत, दुधवा और पीलीभीत, यही है ना, यही है ना, तो ठीक है। तो ये 5 हैं, इन 5 के बारे में एक माइंड मैप मैं आपको दे देता हूँ, मुझे याद दिला देना, कोई माइंड मैप बना के इस पे दे देता हूँ, ठीक है, ओके, ताकि वहाँ पे आपको बता देंगे कौन सा फ्लोरा है, कौन सा फोना है, और वहाँ पे कंजर्वेशन के कोई एफर्ट किए जा रहे हैं स्पेशली क्या, जैसे कि ऊपर बताया था महावीर सेंचुरी में कुछ तो भी कंजर्वेशन का अलग से एफर्ट किया जा रहा है, जिसमें लियोपार्ड का बिहेवियरल जो एनालिसिस है वो किया जा रहा है, तो इसमें से कोई अलग से है तो केस स्टडी में आप लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन वो 5 कम से कम ध्यान रहे, क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे तराई पे पूछा है तो निश्चित तौर पर टाइगर रिजर्व पे सवाल पूछ लेगा। 2006 में 14 तो सिर्फ टाइगर थे, 22 में 3100 हो गए हैं, प्लस हो गए। इसका मतलब है कि टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में भारत ने बहुत शानदार काम किया है। इसके पीछे 2 कारण हैं, पहला तो ये है कि 1973 से ही हमने काम करना शुरू किया, और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग में जो समझौता हुआ जिसमें TX2 प्रोग्राम चला गया, यानी टाइगर की आबादी 2022 तक 2 गुनी कर देनी थी, उसको भी किया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ पे उतना ज़्यादा जंगल नहीं है, महाराष्ट्र की तुलना में कम है, साउथ की तुलना में कम है, पूरे भारत का कितना परसेंट बायोडायवर्सिटी उत्तर प्रदेश में पता है तुम्हें? 2 पॉइंट समथिंग, इतना परसेंट बायोडायवर्सिटी। जंगल कितना परसेंट है पूरे भारत का बताओ? उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का कितना परसेंट जंगल है? बोलो। 24%, पूरे भारत का कुछ भी, कुछ भी। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का 24% जंगल है। एक मिनट, एक मिनट, पूरे भारत का कितना एरिया है उत्तर प्रदेश में? बोलो। पूरे भारत में अगर 100 एकड़ जमीन है, मान लो 32 लाख स्क्वायर, क्या है 32 लाख, 8.9% है सर, 8.9%। चलो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट ऐसे निकाल लेना। अगर 8% है तो उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट जंगल है? 9% है ना? तो 8% का 9% कितना हुआ बताओ? 0.72। 0.72, तो इतना ही जंगल है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ठीक है? पूरे भारत का इतना ही परसेंट हुआ, कुछ गलत तो नहीं निकाला मैंने भाई? हाँ हाँ, तो एक ये क्यों बता रहा हूँ यार, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भारत के संदर्भ में जब आप लिखते हो GS3 में एनवायरमेंट में, तो क्या लिखते हो कि भाई 2%, पूरे दुनिया का कितना परसेंट लैंड है भारत में? 2% ना? पानी कितना परसेंट है? 4%, जबकि बायोडायवर्सिटी 7-8% है, तो हम काला रुचि करके दिखाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी ये डेटा आपको जनरली नहीं मिलेगा, क्योंकि एनालिटिकल डेटा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी दिखाओ ना कि पूरे भारत का, अगर उसको दिखाना है अचीवमेंट के तौर पे, तो कैसे बताओ? पूरे भारत का 8% लैंड है, ठीक, अधिकतर खेती के लिए यूज होता है, उसके बावजूद भी ऐसे नहीं, ऐसे मत दिखाओ। अगर ये डेटा यूज करना तो मैं लिख के दे दूंगा कि उत्तर प्रदेश में 1% से कम जंगल है, ठीक है, ओके? उत्तर प्रदेश में 1% से कम जंगल है, लेकिन बायोडायवर्सिटी कितनी है? लगभग 2%, ऐसे दिखाने का, बात समझ रहे हो? ओके, आगे बढ़ते। 50 साल हो गए प्रोजेक्ट टाइगर के 2023 में। क्यों फेमस है? क्योंकि 1973 में हमने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 1973 से चल रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या करता है? इन सीटू कंजर्वेशन करता है। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जंगल है, जंगल में टाइगर है, वहीं पे इसका कंजर्वेशन करना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बना करके, और जहाँ जहाँ टाइगर रेंज है वहाँ पे केंद्र सरकार उनको मदद देती है, उन राज्यों को, ठीक। और आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन जब पैसे देती है तो उसमें ये भी ध्यान रखती है कि वहाँ पे बायोडायवर्सिटी कितनी है, वहाँ पे जंगल कितने, उसके लिए भी पैसा मिलता है। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? NTCA। उपलब्धियाँ क्या है 50 साल जो हो गए? पहला उपलब्धि, पॉपुलेशन बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? 2000 से ही अगर देख लो तो भाई 2.5 गुना बढ़ गया, और 1973 से तो काफ़ी बढ़ गया। दूसरा, टाइगर रिजर्व की संख्या और जो कंजर्वेशन तरीका है वो बहुत बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया? 1973 में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, अभी कितने? 57 में 2024 के हिसाब से 57 ही है, या बढ़ गया? और फिर से यार दिसंबर 2024 तक तो 57 थे, और बढ़ गया क्या? 57 ही है ना अभी? एक बड़ा है सर। सिर्फ तुक्का? हम्म
वेरीफाई किया होगा तभी लिखा होगा, ये देखो तो और पुराना है 57 ही हो, दिसंबर तक 57 था। देखो इंडिया लेटेस्ट टाइगर रिजर्व 57, ठीक है 57वां कौन सा है बताओ? आ ये देखो रातापानी, ठीक है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का 8वां है और पूरे भारत का 57। तो मध्य प्रदेश इतने जंगल हैं यार, वहां पे सिर्फ 8 है, उत्तर प्रदेश में 5 है, कुछ ज्यादा नहीं उत्तर प्रदेश अच्छा कर रहा है। मैं तो मतलब ऐसे बहुत तारीफ करने का मन हो रहा है, ठीक है 57 है। तो 1973 से लगभग कितना हो गया, 6 टाइम्स बढ़ गया संख्या, और कंजर्वेशन भी बढ़ गया। ये सब लिखना यार, इसको लिखने से कंपैरेटिव एनालिसिस करने से पता चलता है कि भाई आपको आता है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज करना। अदरवाइज सिर्फ लिख दोगे 57 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिखो ना 1973 के 9 से बढ़कर के अभी 57 हो गया। टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हुआ है, एमट्रिप्स वगैरह पहले नहीं थे, एमट्रिप्स है अभी अपने पास, अभी रेडियो कॉलर्स हैं अपने पास। और भारत ने लीडरशिप किया है, भारत ने टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। TX2 में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नेपाल के साथ, भूटान के साथ भारत ने कोऑर्डिनेशन किया है। क्यों? क्योंकि जो भारत में टाइगर है उनको क्या पता है कि भाई तुम्हारा नेपाल के साथ सीमा चल रहा है, अभी बॉर्डर है, वो चले जाते हैं भाग करके नेपाल में, वो भूटान में भाग करके चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल वाले तो कौन सा टाइगर है जरा, बुक्सा, बुक्सा में शायद टाइगर बहुत दिन से नहीं देखा गया था, आ गया कुछ बीच में। तो क्या है कि वो सब जाते आते रहते हैं, तो उनको ठीक से काउंट किया जाए, ठीक से उनका कंजर्व किया जाए। क्योंकि भारत में बहुत कंजर्वेशन कर लें, नेपाल में पोचिंग अगर हो जाए तो कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, भूटान में पोचिंग हो जाए कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, तीनों को कंजर्वेशन करना पड़ेगा। ऐसे ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन का भी हाल होता है। अगर ब्रह्मपुत्र बहुत प्रदूषित होने लगती है तो पानी गंदा हो जाता है। आपको पता है कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था तिब्बत में, जब बहुत ज़्यादा ब्लास्ट किया जा रहा था कुछ, तो भी उनका अपना प्रोजेक्ट चल रहा था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बड़ा, तो फिर पानी ब्रह्मपुत्र का मैला हो गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या क्या काम किया है, टाइगर रिजर्व बनाए हैं, कोर एरिया में हमने टाइगर को मैनेज किया है। बर्ड प्रोजेक्ट भी, ई बर्ड प्रोजेक्ट, यूज अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि ड्रोन की सहायता से हमने सर्विलांस और मॉनिटरिंग की है। NTCA का काम बहुत शानदार रहा है। MS ट्रिप्स पे सवाल UPSC ने पूछा है, इसका काम भी बहुत शानदार रहा है, उनकी गणना करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, ठीक। T से टाइगर है, M से मॉनिटरिंग है। कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व होते हैं UPSC में, ऐसे सवाल आ जाए तो ध्यान रखना। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स हमने चलाया है, और हम साइट्स की तो मदद ले ही रहे हैं, इंटरपोल की मदद लेते हैं, ठीक, वर्ल्ड वाइड फंड की मदद लेते हैं। कंक्लूजन कैसे लिखोगे? इंडिया नीड्स टू एक्सपेंड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑक्यूपाइड हैबिटाट्स, यानी कि जो भी हमारे पास कंजर्वेशन के लिए, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के लिए जो भी नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। जंगल कट रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, सस्टेनेबल इको टूरिज्म नहीं है, एग्रीकल्चर का विस्तार हो रहा है वो भी अनसस्टेनेबल, उन सबको रोकना पड़ेगा, तभी हम क्वालिटी ऑफ हैबिटाट बढ़ा सकते हैं। आल्सो ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट, झगड़ा भी हो रहा है इंसानों और जानवरों के बीच, मारपीट हो रही है, ऑपरेशन बढ़िया चलाना पड़ रहा है, उसको भी कम करो यार। आउटरीच प्रोग्राम चलाओ, अवेयरनेस करो, कंपनसेशन दो जिनको नुकसान, जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचे। ऐसा थोड़े है हाथी ने आपका फसल बर्बाद कर दिया तो हाथी को मार दोगे आप, कॉस्ट कवर करो। वही हिंदी में लिख दिया, भारत को हैबिटाट की गुणवत्ता का विस्तार और सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आउटरीच सिस्टम बनाने, पशुधन या फसल के नुकसान की वित्तीय लागत को कवर करने, मुआवजा नीतियों को पालन करने आदि के माध्यम से ह्यूमन टाइगर संघर्ष को कम किया जा सकता है। मुझे लगता है इसके ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, पढ़ लेना है यहाँ पे PIB। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैंने कहा था रेडीमेड दे देंगे, देख लो कंक्लूजन कितना शानदार है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य केवल संरक्षित भूमि नहीं है, वो हमारी बायोडायवर्सिटी की विरासत है, इसलिए बायोडायवर्सिटी रहने दिया है, और बायोडायवर्सिटी ही लिख के आना, जरूरत नहीं जैव विविधता लिखने की। जहाँ प्रकृति पनपती है और मानवता साहस्तित्व सीखती है। नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टेब्लिश्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटाट्स। दीज पार्क्स आर ऑफन लार्ज, यहाँ से where wildlife is protected but human activity like grazing, fishing and sometime tourism may be permitted। तो ये तो डिफरेंस है। कंक्लूजन आप ये वाला लिखना, ठीक है, ये अच्छा कंक्लूजन है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कीवर्ड्स हैं, आप एक बार देख लेना। SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, इन दोनों को याद रखना और जिक्र करके आना, ठीक। इन सब का भी जिक्र कर देना। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, पता है ना इसकी अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? वही तो पूछ रहा था, वही तो शुरुआत में क्या पूछा था? जिसका PM अध्यक्षता करता है। चीफ वार्डन होता है जो इन सबको मैनेज करता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 72, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, इन सब कीवर्ड को जिक्र करना। और भी कीवर्ड्स, केस स्टडी, उत्तर प्रदेश ने के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में TX2 पुरस्कार प्राप्त किया है, पता है ना, इसको जिक्र कर देना। कुल मिलाकर यूपी में पूरे भारत का कितना बायोडायवर्सिटी है? 2.76, लगभग 3%। जमीन कितनी है, सॉरी जंगल कितना है? 1% से भी कम। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं?
सॉरी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, 26, नेशनल पार्क कितने हैं, 1, टाइगर रिजर्व कितने हैं, 5। ये पढ़ लेना यूपी की साइड से, ठीक। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो फिर से, नहीं तो फिर क्वेश्चन करवाते। समझा भाई? हाँ, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सवाल लिखने के लिए तैयार हो? कॉपी पेन लेके बैठे हो? कॉपी पेन लेके बैठो। कितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं लिखने के लिए, या कितने लोग बस कुछ और काम कर रहे होंगे, बाबू सोना से चैट भी कर रहे होंगे? पता तो चले। डिजिटल बोर्ड तो आ गया उस पर। होना भी तो चाहिए। क्या कीर्ति? बाबू सोना होना भी तो चाहिए, चैट ही करेंगे। हाँ, तो तैयारी करते समय बाबू सोना बचते नहीं है ना। लेकिन जो लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे उनके बाबू सोना होते हैं, क्योंकि वो मुझे लड़कियां बताती हैं किस तरीके से। इसमें से कुछ लोग होंगे, हालांकि आप लोग अच्छे लोग हो, लाइव अटेंड कर रहे हो, मतलब अच्छे लोग ये सब नहीं करते हो। तो लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं कि सर देखो ये स्टूडेंट है जो मुझे बार बार मैसेज कर रहा है, तो चीप काम है, मत किया करो, ठीक है। इसके में किसी का पीछा किया नहीं करते, वो फना वाला शायरी सुन लिया करो, ठीक। इसका तब अच्छा है, तब मुकम्मल है जब कोई तुम्हें प्रेम करे। अगर किसी को सिर्फ तुम प्रेम करोगे, बड़ा ग्रांटेड लिया जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थिति पैदा करो कि तुम्हें प्रेम किया जाए, बजाय कि तुम ग्रांटेड होके रह जाओ। तो सिर्फ 4 लोगों ने कॉपी पेन लिया हुआ है, कोई पर्सनली नहीं लेगा, ठीक है, अगर कोई इग्नोर किया जा रहा होगा तो। जरूरी है प्रज्ञा यहाँ पे बताना, जो करता होगा वो बहुत शर्मिंदा होगा। कोई बात नहीं, ब्लॉक मत करना, करने देना मैसेज, किस देख लेंगे रक्षाबंधन के दिन उसको, ठीक है। चलो लिखो सवाल। देखो, एग्जामिन करना है। एग्जामिन मतलब क्या होता है? स्नेहल मैडम की सीरीज देख ली थी ना आप लोगों ने। एग्जामिन मतलब क्या पता है ना? परीक्षण करना है, नीर शीर का विवेक पैदा करना है। एग्जामिनर जो करता है अच्छाई देखता है, बुराई देखता है, बहुत अच्छाई देखता है। तो देखो कि जो भी पूछा जा रहा है क्या अच्छा क्या बुरा, उसकी लिमिटेशन भी बतानी, उपलब्धियां भी बतानी, एफर्ट भी बताने। एग्जामिन करो क्या चैलेंजेस है प्रोटेक्टेड एरियाज को कंजर्व करने के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन गया है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो मोर स्वेट इन द पीस लेस ब्लीड इन द वार हो जाएगा। तुम्हें वहां तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल बाबू सोना जैसा क्वेश्चन दिखेगा। सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू एनहांस देयर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। ये पहला ओपनिंग स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण मानव गतिविधि बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, जिससे 25 करोड़ लोगों की गतिविधि तो बढ़ेगी यार। जलवायु परिवर्तन बिल्कुल बढ़ेगा यार, क्लाइमेट चेंज हर जगह हो रहा है। तो संरक्षित क्षेत्र हैं, उनको जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये तो स्टेटमेंट हो गया। उन चुनौतियों को बताना है, विश्लेषण करना है एक्चुअली, और उनकी सेफ्टी यानी कंजर्वेशन। एक्चुअली यहाँ पे कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए पॉलिसी क्या बनाई जा सकती है ये बताना। 15 लिख दिया है, 12 नाम का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपको करना क्या है? पहले लिखना है चैलेंजेस जो हैं, और फिर बताना है कि उनकी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जा सकती है। इसको एक ही में लिख लेना, ठीक है। 2 डायमेंशन है, उसी में आपका काम हो जाएगा, फिर कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। तो अप्रोच क्या होना चाहिए? पहले चैलेंजेस बताओ, पहले तो इंट्रोडक्शन दो, फिर चैलेंजेस बताओ, फिर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के जो भी पॉलिसी बेस्ड मेजर्स हो सकते हैं वो बताओ, ठीक। एक बार इसको आप करो। आपको 7 मिनट का 8 मिनट का समय देता हूँ, 10 मिनट ले लो, अच्छे से लिखो, लॉन्ग आंसर है, अच्छे से लिखो। मैं जानता हूँ कि आप सब अच्छे हो, लिख के रहोगे, अच्छे बच्चे हो। कम से कम अपने लिए ना सही मेरे लिए पढ़ लो, रैंक ले आओ, उससे कम से कम मुझे सुकून मिलेगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रयास का कुछ तो फल मिले कहीं पे। तो मैं म्यूट करता हूँ अभी, 10 मिनट बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक। क्वेश्चन शो कर दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल शो करें। क्वेश्चन शो हो रहा है ना? यस सर, यस सर। इस बार समय ज़्यादा मिल गया, 10-11 मिनट मिल गए आपको। देखो, मैंने पहले भी बताया था क्या अप्रोच होना चाहिए। ये तो कह रहा है कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो कंजर्व जो एरियाज हैं, जो प्रोटेक्टेड साइट्स, उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। वो चैलेंजेस क्या हैं? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।
होप यू गॉट इट। दूसरा, अब चैलेंजेस किस टाइप के होंगे ऑलरेडी ऊपर इतना पढ़ाया है, फिर भी बताएंगे। दूसरा, उनको कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई जा सकती है। ठीक, दृष्टिकोण क्या है भाई? को डेटा दो जैसे 230% वाला डेटा हमने दिया ही था। यूपी में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक बना देना यहाँ पे चाहना तो। बताओ जलवायु परिवर्तन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की किन वजहों से चैलेंजेस आ रहे हैं, और फिर क्या पॉलिसी एफर्ट्स की लिए जा सकते हैं इनके कंजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। और एक कोई कंटेक्चुअल एग्जांपल भी दो, ताकि बायोडायवर्सिटी और कंजर्व्ड एरियाज को बेहतर तरीके से हम मैनेज कर सकें। महावीर वाला एग्जांपल ले सकते हो, या फिर जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे जो सजेशन है गडगिल कमेटी का, उसको कह सकते हो उत्तर प्रदेश में भी आप लागू करें। हालांकि पॉसिबल नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिकल है ही नहीं, इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की। जंगल से निकलोगे सीधा शहर दिखता है। परिचय क्या है? उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। 2.7% बायोडाइवर्सिटी है देश का, जबकि 1% से कम जंगल है। एक तो ये आप डेटा के साथ में इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि उत्तर प्रदेश में देश के कुल जंगल का 1% से भी कम होने के बावजूद लगभग 3% बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन उसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी। तो उत्तर प्रदेश कंसिस्ट अराउंड 3% ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट हैज़ ओनली लेस देन 1% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक, एक तो ये है। दूसरा जो रजत ने दिया है कि भाई यूपी में 1 नेशनल पार्क, 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाकी सब कंजर्व साइट्स हैं, या फिर 5 टाइगर रिजर्व में लिख सकते हैं आप। तो इससे भी पता चलता है उत्तर प्रदेश में कंजर्वेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। अब सीधा सीधा पहला थीम, पहला डायमेंशन आ गया। सबसे बड़ी जो सफलता है वो है कि क्वेश्चन में क्या लिखना है ये समझना। जिन लोगों ने इस बार क्वालिफाई किया है, टॉप किया है, 15-20 लोग ऐसे, और पिछले 15-20 लोग मैं एक बार देखता हूँ, अगर सिमिलर होंगे तो वो ले करके, कल संडे है, कल किसी टाइम आपके साथ में बात करूंगा। मैं चाहता हूँ जो लोग अच्छा कर रहे हैं थोड़ा सा उनको और सपोर्ट मिले, तो किस तरीके से मैं आपकी फर्दर हेल्प कर सकता हूँ बताता हूँ। आपकी कॉपीज़ तो ऑलरेडी हमने शेयर करी थी। कॉपी वॉपी खोल के देखा है तुम लोगों ने, या बस कॉपी शेयर करवा लिया? कॉपी खोल के देखा जिन्होंने अच्छा स्कोर हासिल किया? अच्छा देखा था। ये सर हिंदी माध्यम में शुरू के टॉप 10 में 4 लोग हैं इस बार, या 15 में 4 लोग? ये टॉप 10 में 4 लोग। कौन लोग हैं वो? हैं क्या अभी सेशन में? सेशन में है वो लोग क्या? हाँ, सुमित पहला स्थान है क्या आपका? 8वां है। पहला जो जो टॉप 4 हैं, बाकी कौन लोग हैं? 3 बाकी कौन लोग हैं? ये एक तो सुमित भाई हो गए, बाकी कौन लोग हैं? नहीं सर, ये तो फरहाद था। फरहाद नहीं है। और ओके, और टॉप 15 में तो क्या करो कि जो लोग बार बार हिंदी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार उन लोगों का, जैसे वो आपने मिशन संपूर्णा सुना होगा ना, बोंगई गांव में, असम में। एग्जांपल आपको बताता रहता हूँ जीएस3 में कोट करने के लिए, कि वहाँ के कलेक्टर ने क्या किया कि जिन माओं के बच्चे बहुत अच्छे हेल्दी थे उन माओं को, और जिन माओं के बच्चे कुपोषित थे उन माओं को सहेली बना दिया। तो बुरी आदतें जैसे लोग सीखते हैं वैसे अच्छी आदतें भी सीखते हैं। तो उन दोनों महिलाओं ने आपस में बेस्ट प्रैक्टिस शेयर किए कि तुम्हारा बेबी कैसे हेल्दी है, तुम्हारा कैसे हेल्दी है, तो दोनों के बच्चे हेल्दी हो गए। मैं चाहता हूँ जो लोग बार बार हिंदी में अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग करके, बाकी हिंदी मित्रों के साथ उनको ऐसे, मान लो कि टॉप 15 में 4 लोग हैं, टॉप 10 में 4 लोग, इन 4 लोगों को पहले टॉप 50 वालों से, कि टॉप 50 में बाकी हिंदी के कितने विद्यार्थी हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कराया जाए, एक दूसरे से सीख सकें। फिर टॉप 50 में जो लोग हैं वो बहुत अच्छा करने लगे, तो उनको टॉप 100 के साथ, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कराया जाए। ये दायरा बढ़ता ही जाए, तो क्या होगा कि जो भी अच्छा कर रहे हैं, जो भी अच्छा लिख रहे हैं, उनसे सीख पाओगे। और सिर्फ हिंदी वालों से क्यों सीखना है? पहले शुरुआत में पहले लेवल पे हिंदी वालों से सीखो कि ये लोग क्या अच्छा कर रहे हैं। फिर अंग्रेजी माध्यम में जो लोग लिख रहे हैं वो कोई ऐसे पहाड़ नहीं तोड़ दे रहे हैं। बस अंग्रेजी माध्यम के लोग कर क्या रहे हैं कि 2-3 चीज़ें पहले से कर लिया है, डायमेंशन थोड़ा सा तोड़ना सीख लिया है, खोलना सीख लिया है, क्वेश्चन की डिमांड थोड़ी समझनी सीख ली है, उतना ही करना है। मुझसे बेहतर एग्जाम्पल तुमको यहाँ नहीं मिलेगा कि अंग्रेजी माध्यम से सारा जीवन एग्जाम देने वाला व्यक्ति आता है और यूपीएससी में हिंदी में लिखने का फैसला कर देता है। कोई फर्क पड़ा है? 20 नंबर का नुकसान हुआ लगभग। 380 के आसपास है जी, इसमें 400 होना चाहिए था, तो कर सकते हो। फिर से कह रहा हूँ आपको कि कुछ भी ऐसा चैलेंजिंग नहीं है। जब तक तुम लोग साझे मिल करके मेरे प्रयास को बढ़ाओगे नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब मैं कहता हूँ कि क्लाइमेट ही लिखना है, जब मैं कहता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी ही लिखना है, तो लिखना है, देवनागरी में लिखना है। एग्जामिनर की माइंडसेट बन गई है कि हिंदी मतलब हरदेव भारी की हिंदी होती है। एग्जामिनर को ये समझता नहीं है कि जिस तरीके से फिजिक्स की अपनी भाषा है, किलोवाट को किलोवाट नहीं लिखोगे क्या, तो कुंटल वाट लिखोगे क्या? मजाक बना के रखा है। क्यों जबरदस्ती में आपको उसका शब्द रूपांतरण करना है?
100-200 लोग भी अगर अभी, हाँ मतलब कभी आपने देखा है कि 14 किलो का एक मन होता है, तो आप लिखोगे मन बटे 14, 1 किलो बराबर मन बटे 14 कहीं लिखा आपने देखा है? नहीं देखा है ना। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अभी टर्मिनोलॉजीज को, जो कठिन टर्मिनोलॉजीज है ना, देवनागरी में लिखना ठीक से शुरू कर दें, भाषा के लेवल पर भी थोड़ी सी साफ सुथरी भाषा लिखें, तो भी क्रांति आ जाए। लेकिन वो तब होगा जब सब लोग मिल के करोगे। हिंदी माध्यम वाले इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा साहस, थोड़ी सी डेयरिंग लाओ। मुझे कल ही परसों, सौम्या तुम हो सेशन में क्या? नहीं हो। सौम्या ने मुझे बताया, अपनी शुरुआत से ही जो स्टूडेंट रही है उसने बताया कि कुछ कुछ ग्रुप्स में बिल्कुल कठिन हिंदी, वैसी ही हिंदी जैसी प्रचलित हिंदी है चलाया जा रहा है, वही ट्रांसलेशन हो रहा है, वही गूगल, तो उसी पर जोर दिया जा रहा है, ऐसी हिंदी लिखनी है। सर आप कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन हो रहा है, बच्चों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैंने सौम्या को कहा कि बहुत अप्रैल 2024 के बाद से मैं किसी यूपीएससी यूपीपीसी के ग्रुप को नहीं देखता हूँ, पूरी तरीके से मुक्त हूँ उन चीज़ों से। मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने खुद सीखा है, जो मैंने अपनी लकीर बनाई है, जो मैंने सीखा है, वही स्वाध्याय मैं आपको दे रहा हूँ, और उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे परंपरा पैदा होगी। शुरुआत में जो परिवर्तन के लिए आते हैं, थोड़े सेक्रीफाइसेस कभी उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन पीढ़ियां आपको याद रखेंगे कि आपने किया था। कर डालो और डरो मत। तो कह रहा है कि चैलेंजेस कौन कौन से, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो पहला, इन कंजर्व्ड एरियाज को ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट, यानी कि इंसानों द्वारा कौन से खतरे उपस्थित होते हैं, क्या खतरे होते हैं। ये हमारी खेती है, दबंगई करते हैं लोग। अभी तो चलो ढेर सारे डिजिटल रिकॉर्ड हो गए हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी चल रहा है जिससे कि लैंड रिकॉर्ड, अब लोगों के पास स्वामित्व योजना चल रही है। अदरवाइज जिसने जहाँ पे कर लिया, कब्जा कर लिया, कोर्ट में 50 साल से केस चलते रहते हैं। घर बना लेते हैं लोग जंगलों में, बड़ा मुश्किल होता है उनको हटाना। इसकी वजह से जंगल का नुकसान होता है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी इंक्रोच हो चुका है इसकी वजह से। तो ये पहला जो हैबिटाट को बर्बाद कर रहा है, अतिक्रमण बहुत हो रहा है, वनों की कटाई बहुत हो रही है। दूसरा, पोचिंग। मैं छोटा था तो मैं देखता था कि गांव में एक कहावत चलती थी कि रेंजर ने किसी की मोटरसाइकिल पंचर कर दी। तो मैं सोचता हूँ ये इसलिए होता था कि लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, चोरी चोरी जो लकड़ियाँ लोग काटते हैं, उनको समझता नहीं है कि जंगल काट रहे हैं। जंगल काट रहे हैं मतलब खुद की कब्र खोद रहे हैं, नहीं करना चाहिए। पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, शिकार लोग करते हैं। कभी चीन में पता चला कि बहुत ज़्यादा कुछ तो महंगा बिक रहा है, तो कर दिया शिकार, भेज दिया। वाइल्ड लाइफ ट्रेड करते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व में काफ़ी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन बहुत हो रहा है, शहरीकरण बहुत बढ़ रहा है, सड़क आ जाता है, रेल आ जाता है। जिससे क्या हुआ, ये टाइगर रिजर्व है, इसके बीच से मान लो सड़क बनानी है, तो इतना एरिया तो खत्म हो गया, तो जो हैबिटाट है वो फ्रेगमेंटेड हो गया। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इस एरिया में भी, एक तो आप सड़क बनाने से परहेज करो, बनाना ही पड़ा, रेल बनानी ही पड़ी, तो आप कॉरिडोर भी डेवलप कर दो, इको ब्रिज डेवलप कर दो आप। और क्या है, अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना, तो आपको चैलेंजेस खुद समझ में आएंगे कि भाई जंगल को कौन कौन से खतरे हैं, उसमें बांट लो कि भाई एनक्रोचमेंट हो रहा है, शिकार हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। टूरिज्म करने जाते हैं। मैं एक बार गया था लखीमपुर खीरी में, कतरनिया घाट ही रहा होगा, उसके जंगलों में थोड़ी देर गर्मी बहुत था, हमने कहा चलो थोड़ी देर कहीं सुस्ताते हैं। और प्लास्टिक की बोतल इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी, कोई तो भी डैम या नदी है उसी के आसपास की बात कर रहा हूँ, ब्रिज के पास, इतनी प्लास्टिक बोतल्स, इतनी प्रॉब्लम, इतनी पोल्यूशन है हर जगह से। कुछ जगहों को छोड़ करके लगभग हर जगह इस चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट तो है ही है, जिसकी वजह से मार देते हैं लोग प्रतिशोधात्मक बदले के कारण। कतरनिया घाट में इसकी घटनाएं रिपोर्ट की गई। तो ये पहला चुनौती कौन सा हो गया, जो इंसानों द्वारा पैदा किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि डायमेंशंस तोड़ोगे तो पॉइंट्स अपने आप आएंगे। चैलेंजेस में दो टाइप के चैलेंजेस हो सकते हैं। पहला तो इंसान खुद पैदा कर रहा है, क्योंकि ऊपर लिखा भी है शायद क्वेश्चन में, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो ह्यूमन एक्टिविटीज का हो गया। अब क्लाइमेट चेंज के द्वारा कौन कौन से चैलेंजेस हैं? भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पे जो प्लांट होंगे उनका जो अपना जो राइपनिंग जो टाइम होगा, कि भाई पहले प्लांट मान लो 3 महीने में पक रहे थे, अब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो ऐसा नहीं कि 1 महीने में पक जाएंगे, हो सकता है थोड़ा पहले पके, लेकिन उनके बीच में दाना ना रहे। और ऐसा देखा जा रहा है कि जो फसलें होती हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलें जल्दी तो पक रही हैं, लेकिन उनमें जो सीड्स होते हैं ना, जो उनमें जो जो भी तत्व है वो अच्छा नहीं होता, खोखला रहता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो सीड वेराइटी हैं, उन सीड वेराइटी की जरूरत है। और उसको भी प्रधानमंत्री ने लास्ट वाले बजट में कहा भी था ICAR से कि भैया रिलीज कर दो, सैकड़ों वेराइटी रिलीज हो रही है मार्केट। ये प्रॉब्लम है। उत्तर UPSC ने एक सवाल भी पूछा था कि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी उससे? प्रोडक्टिविटी शुरुआत में बढ़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नेगेटिव में जाएगी। टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, अचानक से कभी भी बारिश होने लगती है, तो पैटर्न बदल जाता है पूरा। चंबल अभयारण्य में लोगों का ब्रीडिंग पैटर्न बदल गया है।
क्यों? क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर पाते बहुत जल्दी टेम्परेचर को, बहुत जल्दी वो क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, उसके लिए कई साल चाहिए, लाखों साल चाहिए। फ्लडिंग, चंबल सेंचुरी में बार बार बाढ़ आता है, इसकी वजह से आसपास रहने वाले जो इकोसिस्टम है उनको नुकसान पहुंचता है। कई बार सूखा पड़ जाता है। भरतपुर जो पक्षी अभयारण्य है, घना पक्षी अभयारण्य, उसी का एग्जाम्पल आप बखीरा वाले में भी दे सकते हैं। आप बाकी जो बर्ड सेंचुरीज हैं उत्तर प्रदेश में, रामसर साइट्स वगैरह डिक्लेयर किए गए हैं, उनको दे सकते हैं कि जब पानी ही नहीं रहेगा तो पक्षी क्या करेंगे वहाँ रुक करके। साइबेरिया से बेचारे इसलिए भाग के आते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ जम जाता है, पानी रहता नहीं है। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसके लिए 10,000 मील चल के आते थे। अब पता चला वह यहाँ तो आ गए लेकिन बखीरा में भी पानी नहीं है, भरतपुर में भी पानी नहीं है। तो पानी ना होने की वजह से निराश होते हैं और क्या करते हैं, आना बंद कर देते हैं। भाई मेहमान आएगा, खाने पीने की सुविधा नहीं होगी तो क्यों आएगा वापस। एलियन स्पीसीज बताइए ऑस्ट्रेलिया से कैसे आ जाते हैं, कैसे ये जलकुंभी है, हाइसिंथ, इस तरीके से कब्जा करके बैठा है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में जलकुंभी देखने को मिल रही। पॉलिसी मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, मैंने बताया कि गडकरी कमेटी की सिफारिश उत्तर प्रदेश में भी लागू करो। लिखने में क्या जाता है, लिख देने का, प्रैक्टिकल नहीं मैं जानता हूँ। इको सेंसिटिव जोन बढ़ाओ उनका दायरा, और क्या करो, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। ये RFO जो हैं सेलेक्ट होकर जा रहे हैं, इनको बोलो इलीगल पोचिंग हो रही है तो उनको पकड़ के लाओ, जेल में डाल दो, पैसा लेके छोड़ना नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज कहीं भी देखो तो एक्शन लो। 1972 के सभी शेड्यूल का 1 से लेकर के 6 तक कड़ाई से पालन करो। और क्या करो, जहाँ जहाँ फ्रेगमेंटेड हैबिटाट है ना, उन कॉरिडोर को डेवलप करो ताकि सेफ एनिमल मूवमेंट हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप कैमरा लगाओ, ड्रोन से निगरानी करो, कॉलर ट्रैकिंग करो, जानवरों के गले में कॉलर पहना दो, पता तो चले उनकी बिहेवियर कैसी है, क्या दिक्कत है उनको। मैनेजमेंट कैसे करना होगा, कम्युनिटी को भी लेके आओ, बिना कम्युनिटी के कुछ भी भला नहीं होगा, मैं जानता हूँ। इसीलिए शुरुआत से ही जोड़ रहा है कि जो भी करना है, जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मदद लो, बिना उनकी मदद के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको जल जंगल जमीन भी बचानी है, अगर आपको इकोसिस्टम बचाना है तो भी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ताकि बार बार बुलडोजर न चलाने की जरूरत पड़े। बायोडायवर्सिटी सर्वे कराओ, ये सब अच्छे कीवर्ड्स हैं, आप इस्तेमाल करना। जैसे बजट में इस्तेमाल किया गया फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ऐसे यहाँ पे बायोडायवर्सिटी सर्वे है, ध्यान रखना इसका। कंक्लूजन वही पुराना वाला, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य केवल संरक्षित भूमि नहीं है, हमारी बायोडायवर्सिटी की धरोहर है, जहाँ प्रकृति फलती फूलती और मानवता साहित्य को एग्जिस्टेंस सीखती। SDG 15 को भी अगर प्राप्त करना है तो बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखना होगा उत्तर प्रदेश में, यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है मुझे लग रहा है। इसके बाद आपके महान पॉइंट सुन लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, एंड दिस में बी सफिशिएंट फॉर यू। बताओ भैया, सवाल समझ में आया, लिख पाए आप लोग या समस्या हुआ? इस सवाल को लिखने में कितने लोगों को समस्या हुआ वो बता दो पहले। समस्या हुआ अभिषेक जी आपको? क्या समस्या हुआ भैया आपको, बोलिए। हाँ, कीस्टोन डाल दो, कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण, टाइगर वगैरह के इसीलिए कंजर्वेशन की जरूरत है ना, कीस्टोन प्रजाति। बताइए जिनको समस्या हुई, क्या क्या समस्या हुई। इंट्रो में बताया ना कि डेटा जो आपको पढ़ाया तो वही डेटा लिख दो, या नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की इंपॉर्टेंस की बात कर लो, उतना ही तो करना था। मैंने कहा है तीन प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखे जा सकते हैं सामान्य तौर पे, जो ध्यान रखो, अगर वो ध्यान रखोगे कभी दिक्कत होगी नहीं। पहला, कोई डेटा से शुरुआत करो, उत्तर प्रदेश में 1% से कम जंगल है, 3% बायोडायवर्सिटी है, उससे शुरुआत कर दो। दूसरा, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की क्या इंपॉर्टेंस है, उससे शुरुआत कर दो। या तीसरा, उत्तर प्रदेश ने 2 गुना कर लिया है टाइगर की पॉपुलेशन, अवार्ड जीता है, या कंजर्वेशन में बहुत शानदार काम कर रहा है, इससे शुरुआत कर दो। या चौथा, कंटेक्चुअल सिग्निफिकेंस, कि भाई 2023-24 में संसद में दिए गए आंकड़े के अनुसार लगभग 3 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल रहा है, उससे शुरुआत कर दो। तो इट्स अप टू यू, टेम्पलेट ध्यान में रखो। मेरी बातें ध्यान में नहीं आती कि जब मैं कहता हूँ डेटा, कंटेक्चुअल सिग्निफिकेंस, डेफिनेशन, ये ध्यान में नहीं आता क्या इंट्रो लिखते समय? क्या सर, ऐसा लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सर लगता है कि इसमें ये इंट्रो फिट ही नहीं होगा, या 2-3 लाइन में ये फिट ही नहीं होगा। कोशिश तो करो भाई, कोशिश करो। आज डालना इंट्रो, देखता हूँ मैं कैसा लिखा है। सर एक बात पूछूं जी सर, ये कि जैसे कि इसमें एक निगेटिव मतलब स्टेटमेंट दिया है, तो क्या इसमें आयरनी टाइप का इंट्रोडक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा? कौन सा टाइप का? जैसे कि वो विरोधाभास। निबंध मत बनाओ, और इसको कोई डार्क डेफिनेशन पे मत बनाओ, आजकल डार्क कमेटी की तरह डार्क डेफिनेशन मत बनाओ, सामान्य रखो, सिंपल रखो, जबरदस्ती प्रयोग मत करो, सिंपल रहने दो। सर हाँ सर, ये जैसे इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सर, ये ऑपरेशन भेड़िया चलाया था यूपी ने, उसको ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। सवाल किस पे था? सवाल था कि चैलेंजेस बहुत हैं कंजर्वेशन में, और वो चैलेंजेस 2 वजहों से हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से और इंसानों की बदमाशी की वजह से। ठीक है, तो अगर आपको लिखना भी है वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट तो लिख सकते हो आप उसमें कि ऑपरेशन भेड़िया जैसे घटनाएं बताती हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, फसलों की उत्पादकता में कमी आदि बताते हैं, या
क्या कहेंगे उसको, जेनेटिक डाइवर्सिटी में कमी आदि बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कंजर्वेशन मेथड्स पे, कंजर्वेशन एफर्ट्स पे भी देखने को मिला है। अतः नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कंजर्वेशन की अति आवश्यकता है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो एप्लीकेशन होना चाहिए। आप सिर्फ ऑपरेशन भेड़िया लिख दोगे तो दूसरी सब बात चली जाएगी। ऑपरेशन भेड़िया को कंजर्वेशन से जोड़ो, ऑपरेशन भेड़िया को चैलेंजेस से जोड़ो, तो फिर बात बनेगी। ऑपरेशन भेड़िया आप दिखाओ ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से चैलेंजेस हैं कंजर्वेशन में, कि जंगल में इंसान घुस आया है, इंसान के घर में वो भेड़िया नहीं घुसा है, भेड़िया के घर में इंसान घुसा है, ये प्रॉब्लम। हाँ सर, एक और चीज जो चैलेंजेस था उसमें माइनिंग एक्टिविटी इन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज कर सकते हैं। अरे बाबा, और wild- ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रॉब्लम में, ह्यूमन इंड्यूस्ड चैलेंजेस में इंसानों का जो चैलेंज है उसमें आएगा माइनिंग कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है ना। तो सर, इंसान, और एक और चीज वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट चेंज में वाइल्ड फायर कर सकते हैं क्या? वाइल्ड फायर हो रहा है। क्लाइमेट चेंज में हाँ सर, वाइल्ड फायर के बारे देखो में। दो चीजें, एक ह्यूमन के द्वारा क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है और दूसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से वाइल्ड फायर भी होता है, जंगली फॉरेस्ट फायर भी होता है ना, तो फॉरेस्ट फायर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होता है। ठीक है, तो वो लिख सकते हो वहां पे। कर सकते हैं ना हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। अरे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक छोटा सा अंश है भाई। सर एक ये जो आपने प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के बारे में जो बात है उसमें सर कैंपा का यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कैंपा का जो पैसा है वो अनयूज रह रहा है। 50,000 करोड़ रुपए पड़े हुए थे कुछ साल पहले तक, तो 50,000 करोड़ पड़े हुए तो राज्यों को दे दो ना, लिखो उसमें कैंपा के फंड को सही से इस्तेमाल करें, लिखो मेथड्स में। ठीक है, ठीक है सर। और सर ये एक और चीज, जैसे जो आदिवासी वहाँ पे रहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया Dwellers, हाँ। और उनको दूसरा लाइवलीहुड के लिए अलग सा अल्टरनेट। नहीं, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जितना मेरी समझ है, एनवायरनमेंट मैंने 3 साल पढ़ाया, जितना मैंने पढ़ा लिखा ना आर्टिकल्स वगैरह में, अच्छे जो शानदार कॉलमिस्ट हैं वो कहते हैं ट्राइबल्स को मत निकालो, ट्राइबल्स को निकालो मत, उनको अवेयर करो, क्योंकि वो हजारों लाखों साल से उसी एरिया में रहते हैं और जंगलों को उन्होंने छुआ तक नहीं, लाखों साल से रहते आए हैं। अगर वो छुए होते तो खत्म हो गया होता जंगल। तो जो ओरिजिनल ट्राइब है, माफिया की बात नहीं कर रहा हूँ, भू माफिया की, ओरिजिनल जो ट्राइब है, ओरिजिनल ट्राइब कौन है? सरकार को पहचानना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, क्राइटेरिया तो है ही, प्रैक्टिकली भी पहचान सकते हो कौन ट्राइब है, कौन ट्राइब की वेशभूषा में बदमाश है। तो जो एक्चुअल में ट्राइब्स हैं उनको अवेयर करना है खाली, कि भैया ये प्रैक्टिस करोगे तो कंजर्वेशन भी होता रहेगा, ये प्रैक्टिस करोगे तो इससे जंगल की आग भी आप रोक सकते हो, ये प्रैक्टिस करोगे तो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को आप टाल सकते हो। बस खाली अवेयर करना है उनको, रहने दो, उनके अधिकार हैं तो रहने दो, कानूनी रूप से फिट है तो रहने दो, जबरदस्ती उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाना है। ठीक है, ठीक है सर। कभी भी ये मत कहना कि उनको निकाल के फेंक दो, ये बहुत ऐसे ब्यूरोक्रेटिक और बहुत ही सस्ता तरीका हो जाता है ना ऐसे। ठीक है सर, ठीक। यस, एक काम करता हूँ, मेरा एक दोस्त है जो अभी मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ऑफिसर है, मैं एक दिन सोच रहा हूँ जब पढ़ा ही रहा हूँ तो उससे बात करता हूँ कि प्रैक्टिकल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या है उसका। तो अगर हो सकेगा तो मैं लेके आऊँगा, दिखाऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जंगल काफ़ी हैं, काम करने के लिए अवसर बहुत ज़्यादा है। तो अगर बात हो पाएगी तो बताएगा वो क्या क्या है प्रैक्टिकली चैलेंजेस, क्या क्या प्रयास, अगर वो आएगा तो ये भी एक ऐसे मुझे सूझा तो कर सकते हैं ऐसा। और कोई पॉइंट? सर हाँ बोलिए भैया, बोलिए। सर इसमें एक पॉइंट आ सकता है, ह्यूमन इंड्यूस मास एक्सटिंक्शन, लाइक जो वल्चर्स का हो गया, वो सब ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज में ही आ जाएंगे। जैसे क्या आ जाएगा? टॉक्सिसिटी, वो टॉक्सिसिटी है ना, कि भाई आपने कुछ भी फूड चेन डिस्टर्ब हो रहा है, फूड चेन डिस्टॉर्ट हो रहा है, कि भाई आपने डेक्लोफेनेक टेबलेट यूज किया जानवरों के लिए और उसको खाया उन्होंने तो मर गए, किडनी खराब हो गई। ठीक है ना, देखो पॉइंट्स बहुत मिल जाएंगे, अंत में लिखना 4 पॉइंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, रजत जब पहले शुरुआत में रजत ने कंटेंट बिल्डिंग शुरू किया, रजत को ज्ञान था, ठीक ठाक पढ़ा था उसने, लेकिन रजत है चेन्नई से, अपने अरुण है, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अपने पास 3 फ्रीलांसर्स और 3 लगभग 6-7 लोग डेडिकेशन के साथ कंटेंट पे काम कर रहे हैं, यानी 6 तो लगे हुए हैं कंटेंट टीम में, 3 फ्रीलांसर और 3 परमानेंट वाले एक्सक्लूडिंग में। उनकी अलग अलग खासियतें हैं। रजत बहुत टेक्नो सेवी है, बहुत ज़्यादा। अरुण जो चेन्नई से है बहुत एफिशिएंट है, इज मोस्ट एफिशिएंट पर्सन, इतना एफिशिएंट है कि मैं बोल नहीं सकता आपको। अंतर क्या है पता है? अंतर ये है कि जो अरुण है वो बंदा 4 पॉइंट ही, अगर अब आप लोगों को इंटरेक्शन हुआ है, कितना हुआ है किसी दिन, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे जमघट लगा देते हैं, उनके साथ भी पंचायत कर लेते हैं, बात अलग अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी तो फिर मेरी पोल खुल सकती है, हालांकि हो जाता है, मैंने मीटिंग कर लेता हूँ। तो अरुण पॉइंट्स को बहुत प्रायोरिटाइज से लिखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सबसे ऊपर, जो सबसे उससे कम इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बाद। कुछ और फ्रीलांसर्स ऐसे हैं। अच्छा, रजत भी ये काम ठीक ठाक कर लेता है। रजत शुरुआत में क्या करता था, सारा पॉइंट डाल देता था, अगर 6 पॉइंट है तो सारे 6 पॉइंट। हमने बार बार मीटिंग किया कि भाई 6 पॉइंट नहीं लिखना है, 4 ही लिखना है, लेकिन वो 4 प्रायोरिटी के हिसाब से होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। कुछ फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उनकी कंटेंट वापस जाते हैं, 3-3 बार 4-4 बार 2-2 बार कंटेंट वापस जाते हैं, फिर वो सीख पाते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये सब लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, अभी जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, दे चुके हैं, तो इंटरव्यू दे चुके हैं, 2-2 3-3 मेंस लिख चुके हैं, उसके बावजूद भी उनमें ये चैलेंजेस आ रहा है। और वो कोई यूपीपीसीएस में जैसे तैसे प्रीलिम पास करके गए हुए लोग नहीं, उन्होंने 5-5 साल 4-4 साल दिए इस एग्जाम में, यूपीएससी के फील्ड में, फिर जाके इंटरव्यू दिया। अगर
सामान्य विद्यार्थी मेंस लिख रहा है उसको कितना चैलेंज फेस करना पड़ता होगा, कौन सा पॉइंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा उसके बाद में आएगा। ये चैलेंज बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज है।